तो चलो आज का डे 2 टॉपिक है व्हाई एजुटेक। तो अभी एजुटेक ही क्यों? गोल्स तो हमने सेट किए। गोल्स हमने सेट करने के बाद अभी मुद्दा ये है कि गोल सेट करने के बाद अभी गोल्स को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुटेक ही है, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं बाकी कोई बिजनेस कर सकता हूँ, छोटा मोटा व्यापार कर सकता हूँ, या मेरे पास कोई स्किल है जिससे मैं कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैंने एजुटेक ही क्यों करना है फिर? एजुटेक से ही कैसे ये गोल हासिल होगा? एजुटेक को ही क्यों चुनना है? इसके ऊपर आज का ये सेशन है, डे 2, कि एजुटेक को ही चुनना है, को ही क्यों चुनना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी क्योंकि आज अभी आप एजुटेक में जुड़े हो। तो एजुटेक एक क्या है? तो एजुटेक एक, एक्चुअली अगर बात करेंगे, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यानी कि इसको पुराना नाम शब्द था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो एजुटेक को ही क्यों चुना? अगर आपने एजुटेक को चुना है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, तो इनडायरेक्टली आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना है, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना है, जिसके मार्फत आप आपकी जिंदगी के सपने पूरा करोगे। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आपने चुना है, जिसमें एजुटेक आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में माध्यम से वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है। जो उन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है। तो जैसे अगर आपने एजुटेक चुना है तो इसका मतलब आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना है। तो पहला भी हमें यह सीखना पड़ेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या। और हम नेटवर्क, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। जैसे हम नाम लेते हैं तो लोग दूर भागते हैं। ओके। तो हमें भी शर्म आती है, बहुत सारे लोगों को शर्म आती है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के, नाम लेते ही लोग बताने को घबराते हैं, शर्माते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, क्योंकि उन लोगों को ये चेन सिस्टम लगता है। ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज ध्यान में रखना, जिंदगी में आप इतने बढ़िया इंडस्ट्री में आप आए हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग को कभी चेन सिस्टम ना बोलना, चेन सिस्टम ना बोलना। क्योंकि चेन सिस्टम ये शब्द आपके मुंह से नहीं आना चाहिए। ये चेन सिस्टम क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि चेन सिस्टम ये एक ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है अभी। देखो, बहुत ट्रेंडिंग लोग हमेशा यूज करते हैं, रील्स में देखा जाता है। छपरी वर्ड है, छपरी। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में को चेन सिस्टम बोलना, चेन सिस्टम, ये एक छपरी वर्ड है। ठीक है। इसको प्रोफेशनल वर्ड है, इसको एक प्रोफेशनल वर्ड है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे है, आपको मालूम है कि एक शब्द है। ठीक है। अगर मैं किसी को मांगता हूं कि मुझे चकना चाहिए, चकना, आपल्या मराठीमध्ये आपण म्हणतो मला चकना द्या, चकना। तो चकना जो शब्द है वो किसको जुड़ा है? किस फील्ड के ऊपर जुड़ा है? चकना। मुझे चकना चाहिए, चकना पाहिजे मला, मला चकना पाहिजे। जेव्हा आपण एखादा शब्द, एक आदमी बोलता है कि मुझे चकना चाहिए, तो वो जो चकना जो है, हा जो शब्द आहे चकना, हा ड्रिंक्स से रिलेटेड है। यस, सही बात बोली रियाज पठान सर ने। पीने वाले लोग, अल्ताफ मुलानी सर सही बोल रहे हैं। पिलाने पीने वाले लोग जो है उनके मुंह से ये शब्द आता है, चकना, चकना, मला चकना खायचा है, मुझे चकना खाने का है। तो ये छपरी वर्ड हो गया, चकना। ओके। इसको एक प्रोफेशनल वर्ड है वो क्या है? अगर हम बात करें तो स्नैक्स। अगर मैं उसी शब्द को स्नैक्स बोलूं, ठीक है, अगर मैं उसी को स्नैक्स बोलूं, तो वो क्या हो जाता है? वो शब्द अचानक से चेंज हो जाता है। मतलब उस आदमी को देखने का नजरिया चेंज होता है पूरी तरह। तो जाहिर सी बात है, पीना गलत बात है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एक शब्द को चेंज करने से ऑटोमेटिकली उस आदमी को देखने का नजरिया जैसे बदल जाता है, उसी तरीके से एक शब्द आपके मुंह से अगर आप बंद कर दोगे, चैन सिस्टम, ये शब्द बोलना बंद कर दोगे, और उसके अलावा, इसके सिवाय अगर आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, कम्युनिटी बिल्डिंग, ओके, डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे तीन चार शब्द है, उसमें से कोई भी आप बोल सकते हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हो, आप कम्युनिटी बिल्डिंग बोल सकते हो। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, हम चैनल पार्टनर्स की एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो एक अच्छा प्रोफेशनल शब्द आ जाता है ये, कम्युनिटी बिल्डिंग। तो जैसे आप इसको वो यूज करते हो, डायरेक्ट सेलिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर देखने का सामने वाले का नजरिया चेंज हो जाता है। तो आज के बाद ये चेंज सिस्टम शब्द यूज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ओके, बात समझ में आई? तो चलो आगे चलते हैं। अभी एक नाम आपके सामने में दिख रहा है, ये है थॉमस एडिसन। चलो फटाफट आप मुझे बताइए कि थॉमस एडिसन किस चीज के लिए फेमस है? थॉमस एडिसन का नाम जैसे आपके सामने आता है तो क्या सामने आता है? चलो फटाफट कमेंट करके बताइए कि थॉमस एडिसन का जब भी नाम आता है आपके सामने, या फिर आप उसको देखते हो, तो बेसिकली आपको क्या, आपके दिमाग में क्या आता है? सही बात है, नामदेव जी गोगरे सर बोले बल्ब आता है, प्रशांत पाटिल सर भी वही बोलते हैं, रियाज पठान सर भी वही बोलते हैं, बल्ब आता है। बल्ब यानी कि थॉमस एडिसन वॉज द इन्वेंटर ऑफ बल्ब। थॉमस एडिसन ने
थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया। ओके, बल्ब का इन्वेंशन किया थॉमस एडिसन ने, यही हमें समझ में आता है, यही हमें या हम उसको इमेजिन करते हैं और यही रियलिटी है। लेकिन ये पूरी रियलिटी नहीं है दोस्तों, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमारे पूरी एजुकेशन सिस्टम का ये प्रॉब्लम है कि थॉमस एडिसन को सिर्फ एक इन्वेंटर ऑफ बल्ब के हैसियत से ही दिखाया गया। आपके पास अभी गूगल है, ये ट्रेनिंग होने के बाद आप थॉमस एडिसन को जब आप गूगल करोगे, थॉमस एडिसन को जब आप गूगल करोगे, तो आपको थॉमस एडिसन के बारे में बल्ब के सिवाय बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल में थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया ऐसे सिखाया गया है। सही बात है, आपको सबको यही सिखाया गया है ना कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बल्ब का इन्वेंशन किया। दोस्तों, ऑलरेडी लाइट बल्ब का इन्वेंशन हो चुका था, उसने बस उसको क्या किया, थॉमस एडिसन ने एक्चुअली उसको क्या किया, परफेक्ट किया। मतलब ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे इन्वेंटर थे जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक वो बल्ब चल नहीं रहा था। बस थॉमस एडिसन ने क्या किया, उस बल्ब को लंबे समय तक चलाने का इन्वेंशन किया। तो मैं उनसे क्रेडिट कुछ छीन नहीं रहा हूं, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। आज भी जो बल्ब का जो इन्वेंशन है वो, और बल्ब का जो इंपॉर्टेंस है वो सब थॉमस एडिसन के ऊपर ही है, नो डाउट। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपको कि थॉमस एडिसन इकलौते आदमी नहीं थे जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। थॉमस एडिसन के पहले भी लोगों ने बल्ब इन्वेंट किया था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उनको वो लंबे समय तक नहीं चला पा सकते थे। और दूसरी एक चीज थी कि लाइट बल्ब का कमर्शियल वैल्यू नहीं बता पाए वो। मतलब इस लाइट बल्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको कमर्शियल वैल्यू कैसी दी जाती है, इसके ऊपर बाकी इन्वेंटर जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने पहले लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, वो नई लोगों को बता पाए कि इस लाइट बल्ब का हम करें क्या। ये एकमात्र पहली बार थॉमस एडिसन थे जिसने जिन्होंने बल्ब का कमर्शियल वैल्यू दिखाया, यानी कि इस बल्ब से पैसा कमाया जा सकता है। ये थॉमस एडिसन ने लोगों को दिखाया। थॉमस एडिसन पहला आदमी थे जिन्होंने एक इन्वेंशन को कमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट किया, एक इन्वेंशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया, एक इन्वेंशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया। उन्होंने इस बल्ब के इन्वेंशन को मल्टी मिलियन बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो अभी रियलिटी में आते हैं कि एक्चुअली थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिसे हमें बताया नहीं गया, हमें सिखाया नहीं गया। हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि थॉमस एडिसन एक क्या थे, एक सायंटिस्ट थे, एक शास्त्रज्ञ होते। फक्त शास्त्रज्ञ म्हणूनच आपल्याला शिकवलं गेलं थॉमस एडिसन कोण होते ते। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया गया कि दुनिया की सबसे वन ऑफ द बड़ी कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, कितने लोगों को जी इलेक्ट्रिक मालूम है, जनरल इलेक्ट्रिक मालूम है, कितने लोगों को मालूम है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, कितने लोगों को मालूम है? बस वाई 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 करके टाइप करिए, वाई वाई वाई, जितने लोगों को मालूम है जनरल इलेक्ट्रिक, ये कंपनी का नाम कभी आपने सुना है? ये दुनिया की फॉर्च्यून 500 की वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, किसने शुरुआत की? थॉमस एडिसन ने शुरुआत की। थॉमस एडिसन वॉज द फाउंडर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो लगभग अभी 150 साल पुरानी कंपनी, फॉर्च्यून 500 में से सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक। और एक समय था कि जनरल थॉमस एडिसन अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, वन ऑफ द एक अमीर इंसान। जितने भी अमीर लोगों की लिस्ट बनती थी उसमें थॉमस एडिसन का नाम था। लेकिन ये हमें कभी भी सिखाया नहीं गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ही सिखाया गया कि थॉमस एडिसन ने सिर्फ बल्ब का इन्वेंट किया। अभी बल्ब, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेंशन आज तक होते आए हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि इस बल्ब को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना चाहिए, ये थॉमस एडिसन को कब समझ में आया? जब वो टेलीफोन ऑपरेटर बोल के काम कर रहे थे। बल्ब उसके पहले उन्होंने इन्वेंट किया था, वो बल्ब को इन्वेंट करके वो रख दिया था, ऐसे ही पड़ा था, वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब वो टेलीफोन ऑपरेटर के हिसाब से काम करने लगे, तब उनको समझ में आया कि ये टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीग्राफ ऑपरेटर में अलग अलग एरिया के टेलीग्राफ ऑपरेटर कनेक्ट हो चुके हैं। और इसी टाइम पे उनको समझ में आया कि जिस तरीके से ये टेलीग्राफ ऑपरेटर एक एरिया से दूसरे एरिया में कनेक्ट हो गए हैं नेटवर्क से, तो क्यों ना मैं इस बल्ब का भी एक नेटवर्क खड़ा करूं। और फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाई जिसमें उन्होंने इस लाइट बल्ब का एक नेटवर्क खड़ा किया।
एक लाइट बल्ब से उन्होंने इलेक्ट्रिक पोल बनाए, इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिक लाइन बनाई, ट्रांसफार्मर, रिले स्टेशन, ये सब बनाए, और फिर एक नेटवर्क खड़ा किया। और जब ये नेटवर्क लोगों को दिखा, इस बल्ब का नेटवर्क लोगों को दिखा, फिर लोगों ने ये बल्ब को परचेस करना शुरू किया। तो बेसिकली एक बल्ब तभी फेमस हुआ जब बल्ब को नेटवर्क में डाला गया, बल्ब का एक नेटवर्क बनाया गया, और तब थॉमस एडिसन फेमस बने। तो एक्चुअली थॉमस एडिसन अमीर तब नहीं बने जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन वो तब बने जब उन्होंने उस बल्ब का एक नेटवर्क बनाया, जब उन्होंने उसका उस बल्ब का एक क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। हाँ यस सर, वीडियो क्लिप आ रही है, आगे आ रही है। पहले थोड़े मुझे मालूम था कि लोग लेट जो जुड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा आगे वो वीडियो क्लिप को मैंने रखा है। ओके, तो बेसिकली हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इन्वेंट होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट का इन्वेंशन उतना मायने नहीं रखता अगर उस प्रोडक्ट को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्ट किया जाए। तो एक सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सिस्टम तो जैसे थॉमस एडिसन ने एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम बनाने के बाद वो इन्वेंशन को कमर्शियल वैल्यू मिली। उसी तरीके से बेसिकली कोई भी इन्वेंशन से बड़ा सिस्टम होता है। ओके, अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये कौन है? अलेक्जेंडर ग्रामन बेल, जिन्होंने जिन्होंने क्या किया, टेलीफोन बनाया। जिन्होंने टेलीफोन बनाया, लेकिन टेलीफोन बनाने के बाद वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने टेलीफोन का एक नेटवर्क खड़ा किया। एटीएनटी बोल के एक कंपनी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। हमारे पास भी पहले 1995 90 2000 में एटीएनटी कंपनी थी। जिन्होंने सबसे पहला मोबाइल लिया है ना, उनको पता रहेगा कि बेसिकली उनके पास एक एटीएनटी कंपनी थी। कितने लोगों को पता है एटीएनटी कंपनी? कितने लोगों को पता है एटीएनटी कंपनी है? कितने लोग जिन्होंने सबसे पहला मोबाइल लिया रहेगा ना, तो एटीएनटी बोल का एक नेटवर्क था। यस मंदार सर, सही बात है। ओके, एटीएनटी कंपनी, जूम आउट बोल रहे हैं। सबको स्क्रीन तो क्लियर दिख रहा है ना? सबको स्क्रीन तो क्लियर दिख रहा है ना पूरी तरह? ओके, अभी यहाँ पे असलम जी बोल रहे हैं कि जूम आउट करो सर, जूम आउट होने करने की जरूरत है क्या? मुझे तो सब कुछ सबको तो क्लियर दिख रहा है। यस, क्लियर क्लियर, ओके ओके। तो बेसिकली वो टेलीफोन का जब तक नेटवर्क खड़ा नहीं होता, तब तक वो टेलीफोन को वैल्यू नहीं आती। तो इनको भी नेटवर्क का पावर समझ में आया, और उन्होंने एटीएनटी कंपनी का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में डाल दिया। और आज एटीएनटी सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन में। हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन बाहर सबसे बड़ी कंपनी है एटीएनटी। तो एटीएनटी का नेटवर्क खड़ा किया उन्होंने। और इस नेटवर्क खड़ा करने के बाद वो फेमस हुए। नेटवर्क खड़ा करने के बाद वो फेमस हुए, वो अमीर हुए। तो ये और एक एग्जांपल है। चलो, ये कौन है? ये है हमारे स्टीव जॉब्स। और एक एग्जांपल देता हूं। स्टीव जॉब्स ने 1995 के शतक में 1990 या 85 या 90 के टाइम पे उन्होंने सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया। उन्होंने सबसे पहला पर्सनल, ये जो कंप्यूटर मैं अभी इस पर्सनल कंप्यूटर से काम कर रहा हूँ, लैपटॉप से, तो ये सबसे पहला कमर्शियल नहीं, घर में यूज करने होने वाला पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने बनाया। बनाने के बाद उनको एक चीज समझ में आई कि ये मैं एक बनाने से मैं अमीर नहीं होने वाला। वो बनाने के बाद उन्होंने कंपनी फॉर्म की, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। और फिर उन्होंने क्या किया, उस एप्पल का शोरूम का नेटवर्क खड़ा किया पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में उन्होंने नेटवर्क खड़ा किया उस एप्पल के शोरूम का। और फिर उसके बाद वो अमीर हुए। फिर वो इन्वेंशन लोगों तक पहुंचा, और फिर लोगों ने उसको परचेस किया। तो नेटवर्क बनाया गया। ओके, और एक चीज बोलता हूं, चलो ये तो हो गए बाहर के एग्जांपल। रामाकृष्ण दमानी, कितने लोगों को पता है रामाकृष्ण दमानी कौन है? रामाकृष्ण दमानी के बारे में किसको पता है? चलो डालो फटाफट फटाफट कमेंट में डालो। कौन, किसको पता है हु इज रामाकृष्ण दमानी? किसको याद है, कौन किसको पता है हु इज रामाकृष्ण दमानी? कोई कोई बता सकता है? किसी को अंदाजा है हु इज द रामाकृष्ण दबानी? यस यस, मंदार मेडेकर जी, बढ़िया। डी मार्ट के मालिक है। ये एक ऐसा इंसान जो बेसिकली जो छोटे से दुकान से छोटे से शोरूम से उन्होंने माल बेचना शुरू किया, एफएमसीजी का बिजनेस शुरू किया। लेकिन उनको एक चीज पता थी कि एक दुकान से मैं अमीर नहीं बनूंगा, एक दुकान से मैं अमीर नहीं बन सकता, मुझे इन दुकानों का नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने एरिया वाइज हर सिटी में डीमार्ट का नेटवर्क खड़ा किया। और फिर उसके बाद वो इंडिया के टॉप 10 सबसे अमीर इंसानों में आ गए। यह सही बात है सोलापुरी से।
यस। तो कहने का मतलब ये है कि जिन जिन लोग आज अमीर हुए हैं, ये सब लोग नेटवर्क बनाते हैं। उनको पता है कि नेटवर्क के सिवाय काम हो ही नहीं सकता, और ये लोगों के दिमाग में एक ही चलता है कि मैं नेटवर्क कैसे बनाऊं। ओके। तो आज लगभग पूरे इंडिया में, रियाज पठान सर बोल रहे हैं 400 से 500 डीमार्ट है। ऐसा कोई सिटी नहीं है जहां पे डीमार्ट नहीं है। और इसी के चलते आज उनको पता है कि एक डीमार्ट में जितना भी सामान बेचा जाएगा, मेरा प्रॉफिट आएगा। एक जगह पे डिमांड होने के बजाय उन्होंने 400 जगह पे डिमांड का नेटवर्क खड़ा किया, और इसी के ऊपर वो अमीर बने। तो आप कोई भी बिजनेसमैन पकड़ के चलो, फेसबुक क्या है? लोगों का नेटवर्क है। यूट्यूब क्या है? लोगों का, क्रिएटर्स का नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है। फेसबुक एग्जैक्टली क्या है? हम 10 लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। फेसबुक, तो फेसबुक के ओनर ने क्या किया है? मार्क जुकरबर्ग ने लोगों का नेटवर्क बनाया, लोगों का नेटवर्क बनाया, और वो अमीर बन गया। फेसबुक, यूट्यूब भी क्या है? एक नेटवर्क ही है क्रिएटर्स का। मैकडोनल्ड्स क्या है? एक छोटा सा मैकडोनल्ड शुरू हो चुका था एक छोटे से एरिया में, लेकिन उनको एक चीज समझ में आई कि एक छोटे एरिया में मैकडोनल्ड्स बन के मैं अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड्स का नेटवर्क खड़ा किया। डोमिनोज ने पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क का खड़ा किया। बिल गेट्स ने क्या किया? आईबीएम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बनाया, और इस माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर में देने के बजाय उन्होंने पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क खड़ा किया। हर कंप्यूटर में उन्होंने खड़ा किया, हर एरिया में उन्होंने ऑफिस ओपन किए, हर एरिया में उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया। मुकेश अंबानी क्या करते हैं? जियो क्या है? जियो क्या है? एक एरिया में उनका टावर नहीं, पूरे इंडिया में उनका टावर है। तो पूरे इंडिया में जियो का नेटवर्क है। तो नेटवर्क खड़ा हुआ, पैसा खड़ा हुआ। रतन टाटा ने क्या किया? हर कोई बिजनेस, गौतम अदानी बोलो, हमारा मराठी माध्यम चलो, जोशी वडे वाले बोलो, एक छोटे से एरिया में जो जोशी वडे वाले पहले फेमस थे, लेकिन उनको चीज समझ में आई कि मैं छोटे एरिया में रहूंगा तो छोटे एरिया के छोटे कस्टमर ही के तक ही सीमित रहूंगा। मुझे अगर बड़ा बनना है, मुझे अमीर बनना है, तो मुझे जोशी वडे वाले की फ्रेंचाइजी निकालनी पड़ेगी, नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने एरिया वाइज जोशी वडे वाले का नेटवर्क खड़ा किया। विट्ठल कामत रहने दो, एरिया वाइज नेटवर्क खड़ा किया। उसी तरीके से हमारे पुणे में एक येवले चाय था, 5-6 साल पहले बहुत फेमस हुआ। उन्होंने हर एरिया वाइज येवले की फ्रेंचाइजी देना शुरू की, तो येवले का नेटवर्क खड़ा किया। तो इन सब लोगों को नेटवर्क की ताकत समझ में आई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। हमारे मन में अभी भी विचार है कि ये चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है। जी नहीं दोस्तों, ये जो लोग अमीर हुए हैं ना, ये नेटवर्क के वजह से हुए हैं, और हम भी उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। हम भी उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं बेसिकली। और रॉबर्ट कियोसाकी फिर इसीलिए कहता है कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड फॉर नेटवर्क। जो अमीर लोग हैं इस दुनिया के, वो सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग जॉब करते हैं। नॉर्मल लोग जो है, आम इंसान जॉब करते हैं, और अमीर लोग सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं। ये किसका कहना है? रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। तो सवाल ये है कि क्या हम नेटवर्क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सवाल यह है कि क्या हम नेटवर्क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो प्रॉब्लम यह है कि अगर हमें नेटवर्क बनाना है, यस, ऑल मिनी बैंक नेटवर्क, यस, चेन इज रॉन्ग, सही बात है सर। तो हमें अगर बेसिकली नेटवर्क बनाना है, तो हमारे पास एक, हमारे खुद का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। एक आविष्कार हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का किया, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया, जैसे स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर का किया। तो क्या उतना हमारे पास दिमाग है एक नया प्रोडक्ट को इन्वेंट करने के लिए? उतना दिमाग नहीं, उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। अगर इतना करने के बाद भी हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट है वो उसको पूरा प्रमोट करने के लिए, उतना टाइम है हमारे पास, उतना इन्वेस्टमेंट है, उतना सब कुछ है? जी नहीं है। तो बेसिकली ये है दोस्तों, इतना सब कुछ झमेले में पड़ने के बजाय ऑलरेडी एक कंपनी है जो हमें हमें एक अवसर प्रदान कर रही है कि आप अपना खुद का नेटवर्क खड़ा करो हमारे प्रोडक्ट के साथ। हमारे प्रोडक्ट के साथ हाथ में पकड़ के आप अपना खुद का नेटवर्क खड़ा करो। आप भी अमीर बनो, हम भी अमीर बनेंगे। ये काम एजुटेक कर रहा है दोस्तों, और इसी के चलते ये काम बहुत आसान है। ये काम आसान है। तो चलिए आगे निकलते हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप मुझे आपको यहाँ पे दिखानी है। एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही फैंटास्टिक ऐसी वीडियो क्लिप मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये वीडियो क्लिप आपको देखनी है। अब ये जो वीडियो क्लिप है, ये स्टोरी है पाब्लो एंड ब्रूनो की। एक दो दोस्त होते हैं, और ये जो दो दोस्त होते हैं, ये दो दोस्त आज बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अमीर बनना चाहते हैं। ये दो दोस्त अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर बनने के लिए वो राह देख रहे हैं। और इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। एक 10 मिनट की स्टोरी है। अगर आप ध्यान से इस स्टोरी को देखोगे,
ध्यान से इस स्टोरी को देखोगे तो 101% आपको पूरा एजुटेक समझ में आएगा, आज का ट्रेनिंग समझ में आएगा। इसके बाद समझाने की जरूरत ही नहीं है। एजुटेक क्यों करना है, एजुटेक क्यों करना है, ये आपको पूरी तरह समझ में आएगा। बस ये 10 मिनट की स्टोरी आपको ध्यान से देखना है, और देखने के बाद मुझे देखना है, मैं चेक करने वाला हूं कि आपको क्या समझ में आया। तो आपको जो समझ में आया आप यहाँ पे मुझे डाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कई बार कठोर मेहनत करने वाले इंसानों को अभाव में क्यों जीना पड़ता है, और कभी कभी कम मेहनत करने वाले सुख समृद्धि से कैसे जीते हैं? इस सवाल का जवाब इस कहानी में है। इस कहानी को ध्यान से और पूरा देखें। इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। इस वीडियो के लिए निकाला गया समय आपके सोचने का तरीका और जिंदगी बदल सकता है। मेहनत सफलता की चाबी है, पर मेहनत से ही सफलता मिल जाती तो मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा अमीर होता। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेहनत कहाँ की जा रही है। बिना सही जगह जाने की गई मेहनत सफलता नहीं दिला सकती। यह वीडियो सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक और बिजनेस कोच बर्क हेजेस की बेस्ट सेलर बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन में बताई गई एक ऐसी कहानी के बारे में है जिसने लोगों को मेहनत का सही ढंग सिखा दिया। ये कहानी है दो दोस्तों की, पाब्लो और ब्रूनो की। एक सुंदर वादी में दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था पाब्लो और ब्रूनो। ये दोनों दोस्त एक सुंदर जिंदगी का सपना देखते थे और अपने सपनों की बातें किया करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और हमेशा अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते थे। उन्हें एक अवसर मिल ही गया। गांव में पानी की समस्या थी और गांव के मुखिया ने उन्हें दूसरे पहाड़ पर बनी हुई झील से पानी लाकर गांव की टंकी में डालने का काम सौंप दिया। वो जितनी बाल्टी पानी डालेंगे उतने उन्हें रुपए मिलेंगे। दोनों दोस्त काम पर लग गए और रोज सुबह से शाम तक बाल्टियां भर भर कर गांव में पानी लाने लगे, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते। ब्रूनो अपने काम और उस काम से मिलने वाले पैसे से बहुत खुश था, लेकिन पाब्लो अपने काम के तरीके से खुश नहीं था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से शाम होते होते वह बहुत थक जाता और उसका पूरा शरीर दुखने लगता, लेकिन बदले में जो पैसे मिलते वह उसे कम ही लगते। वो ज़्यादा अच्छे और फायदेमंद तरीके के बारे में सोचने लगा। और एक दिन पाब्लो के मन में एक विचार आया, झील से गांव तक पाइपलाइन बिछाने का विचार। इस तरीके से गांव में भरपूर पानी आ सकता था, वो भी बिना कोई बाल्टियां उठाए। बड़े उत्साह से उसने इसकी सारी योजना बना ली। पाब्लो ने अपनी इस योजना के बारे में सबसे पहले अपने दोस्त ब्रूनो को बताया और पाइपलाइन के निर्माण के लिए मदद करने को कहा। पर ब्रूनो को पाब्लो का यह विचार पागलपन लगा। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया कि हमारे पास गांव की सबसे अच्छी नौकरी है जिसमें हमें रविवार की छुट्टी भी मिलती है। हम 1 महीने की कमाई से गाय खरीद सकते हैं, 6 महीने की कमाई से घर ले सकते हैं। हम जिस अवसर को ढूंढ रहे थे वो यही है। अब हम जिंदगी में सही जगह आ चुके हैं। तुम उस पाइपलाइन के विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। ब्रूनो की बात सुनकर पाब्लो हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने और अच्छी तरह से समझाया कि हम आधे दिन बाल्टी से पानी लाएंगे और आधे दिन पाइपलाइन का काम किया करेंगे। रविवार को छुट्टी वाले दिन हमें पाइपलाइन का काम करने के लिए पूरा दिन का समय मिलेगा। ब्रूनो का जवाब अब भी ना था। पाब्लो को अच्छी तरह से पता था कि दूसरे पहाड़ पर स्थित झील से अपने गांव तक पाइपलाइन बनाने का काम बहुत मुश्किल है और इसके लिए उसे बहुत समय देना पड़ेगा। उसे यह भी पता था कि वह बाल्टियां लाने का काम आधे दिन करेगा तो उसकी कमाई भी कम हो जाएगी और उसमें से भी कुछ पैसे उसे पाइपलाइन के निर्माण में लगाने पड़ेंगे।
और पाइपलाइन का मुनाफा मिलने में 2 से 3 साल तक का समय भी लग सकता है। ब्रूनो को लग रहा था कि पाब्लो की इस नामुमकिन योजना में अगर वो अपना समय बर्बाद करेगा तो वह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर पाब्लो को पता था कि आगे चलकर इस पाइपलाइन से उसे और पूरे गांव को बहुत फायदा होगा। ब्रूनो के साफ इनकार के बाद पाब्लो ने अकेले ये काम करने का निर्णय लिया और अपने काम में जुट गया। जब सप्ताह भर मेहनत करने के बाद वीकेंड पर ब्रूनो अपने घर पर आराम करता, तब भी पाब्लो पाइपलाइन के लिए खुदाई करता। ब्रूनो की कमाई दुगनी हो रही थी। उसने एक बड़ा सा घर और शान शौकत का सामान खरीदा। उसकी जीवन शैली बदल गई थी। वो काम के बाद बार में जाता और मज़े करता। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर पुकारते, उसका आदर करते। बदले में वो सबको शराब पिलाता। दूसरी ओर पाब्लो को खाली आधे दिन का पैसा मिलता और पाइपलाइन के निर्माण में की जा रही कमर तोड़ मेहनत के बदले उसे कोई पैसा नहीं मिलता। उल्टा ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते और बोलते, वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन। पर पाब्लो का ध्यान पाइपलाइन बनाने पर रहता। वह अपने आप को यह विश्वास दिलाता रहता कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होंगे। उसे पता था अल्पकालीन कष्ट का मतलब दीर्घकालीन लाभ होता है। वह मेहनत करता रहा, इंच दर इंच। वहीं कुछ समय में अत्यधिक मेहनत के कारण ब्रूनो का शरीर थकने लगा था। काम का वजन उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा था। उसे अब अपना काम अभिशाप लगने लगा और बाल्टियों का वजन अब उससे संभाला नहीं जाता था। दूसरी ओर लोगों के तानों की परवाह किए बिना पाब्लो अपनी योजना पर लगा रहा। कुछ समय बाद उसका ख्वाब आकार लेने लगा। आखिरकार पाब्लो की मेहनत सफल हुई। उसने झरने से गांव की टंकी तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया। अब गांव में बाल्टी से पानी लाने वाली नौकरी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पाब्लो ने झरने का रुख गांव की ओर कर दिया था। जो गांव वाले पाब्लो का मजाक उड़ा रहे थे, वो सभी पाब्लो के ज्ञान, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और मेहनत पर गर्व कर रहे थे। अब पाब्लो झील से आने वाले पानी के पैसे लेता। वो आराम करता तो भी पानी की टंकी भरने पे उसे पैसे मिलते। पाब्लो अब कोई काम ना करे तो भी उसे पैसे आते रहते थे। पाब्लो और ब्रूनो की ये कहानी कमाने के सही तरीके को लेकर हमारी सोच को बदलती है। ये कहानी सीख देती है कि बाल्टियाँ उठाने वालों की दुनिया में क्यों हमें पाइपलाइन बिछाने का काम करना चाहिए। आइए हम ब्रूनो और पाब्लो के कमाने के तरीके को समझते हैं। ब्रूनो नौकरी करता था। वह झील से बाल्टी में पानी भरकर गांव पहुंचाता, जिसके बदले उसे निर्धारित मात्रा में पैसा मिलता। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या तो उसे ज़्यादा चक्कर करने पड़ते या ज़्यादा बड़ी बाल्टी में पानी लाना पड़ता। रोजगार या स्वरोजगार करने वालों को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसे पैसे के बदले अपना समय देना कहते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है या एक से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसे किसी मक्कड़ जाल की तरह समझें, जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। हम सभी के पास दिन में खाली 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें से प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करके हम पैसा कमाते हैं। हमें परेशानी वहाँ आती है जब हम उम्र, सेहत या किसी और परेशानी की वजह से अपने काम को समय नहीं दे पाते। ऐसे में हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। इसे एक्टिव इनकम या सक्रिय आय कहा जाता है। मतलब जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको उस काम का पारिश्रमिक मिलेगा। दूसरी ओर पाब्लो सुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसने थोड़े पैसे के लिए अपना पूरा समय नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत, समय और पूंजी को एक पाइपलाइन तैयार करने में लगाया। जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो उसे खाली पानी के बदले पैसे लेने का काम करना पड़ता। उसने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था कि ये ऐसा माध्यम है जो तैयार हो गया
तो उसे तब भी पैसे दिलाता रहेगा जब उसकी उम्र और सेहत बाल्टियां उठाने जैसी नहीं होगी। इस तरह की कमाई पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय कहलाती है, जिसमें आप काम करें या ना करें, आपको उस काम का पैसा मिलता रहता है। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि खाली मेहनत से इंसान सफल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत ही हमें सफलता दिलाती है। अब फैसला आपका है। क्या आप भी ब्रूनो की तरह सारी जिंदगी खाली बाल्टियां उठाना चाहते हैं, या पाब्लो की तरह अपनी कुछ मेहनत, समय और पूंजी एक पाइपलाइन बिछाने में लगाना चाहते हैं? आपको जिस शुभचिंतक ने पैसिव इनकम करने की सलाह दी है, उसकी सलाह जरूर माने। जिस प्रकार ब्रूनो ने अपनी एक्टिव इनकम के अभिमान में पाब्लो की पैसिव इनकम वाली योजना की अनदेखी की थी, इस प्रकार की गलती आप ना करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। क्या आप ओके, तो बताइए क्या सीखने को मिला। फटाफट फटाफट कमेंट डालिए, जो आपको समझ अच्छा लगता है वो डालिए, लेकिन मुझे देखना है क्या सीखने को मिला। यस, जावड़े सर बोल रहे हैं पाइपलाइन, जगताप सर ने थैंक्स बोला है, सही बोला है। बताइए सर, क्या सीखने को मिला, लाइफ में क्या होना चाहिए। आप कौन हो, आप बकेट कैरियर हो या पाइपलाइन बिल्डर हो। आप उसको बीसी और पीबीबी बोल के डाल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, कि आप बकेट कैरियर हो या फिर आप पाइपलाइन बिल्डर हो। ठीक है, अभी जो हम काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो, जो आज तक आप काम कर रहे थे, एजुटेक को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, आप अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करना, या वो बकेट उठाना है, या पाइपलाइन बिल्डअप करना है। जो नौकरी करते हैं, ओके, पाइपलाइन के लिए समय देना इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन पाइपलाइन, ठीक है, वर्क फॉर पैसिव इनकम, मंदार जी कह रहे, ठीक है, गुप्ता जी कह रहे पाइपलाइन बिल्डर। तो आज हमें क्या सीखने को मिलता है कि स्मार्ट वर्क फॉर पैसिव इनकम इज बेटर देन हार्ड वर्क इन ट्रेडिशनल एक्टिव वर्क। ठीक है, सही बात है। नितिन जी बोलते हैं पैसिव इनकम, बबन भुसारी से बोलते हैं पाइपलाइन वर्क, सोलापुरी सर बोलते हैं वर्क पाइपलाइन। यस, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, अंकुश माली सर बोल रहे हैं। तो बात यही है ना, बात यही है ना, कि आज हमें एजुटेक क्यों करना है। आज हम जो नौकरी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो नौकरी कर रहे हैं हम, ये पैसिव इनकम है या एक्टिव इनकम है। नौकरी का जो इनकम है, जॉब का जो इनकम है, ये एक्टिव ए इनकम है या पैसिव पी इनकम है। नौकरी का इनकम ए, यस, नौकरी का जो इनकम है एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम यानी क्या। यस यस, थैंक यू सब, थैंक यू। तो यस, जावड़े सर, पठान सर, जगताप सर, गुप्ता जी, यस, फिरोजा पठान, यस, सबको यही बोल रहे हैं ये कि बेसिकली एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम यानी कौन सा इनकम, जहां पे हम एक्टिव रहेंगे तो ही पैसा आएगा। जिस दिन हमारी एक्टिविटी बंद होगी, मेरा पैसा बंद होगा। इसे बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। लेकिन हमें एक्टिव इनकम पे फोकस करने के बजाय हमें पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो पैसिव इनकम, आज हम जो एजुटेक में काम कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। आज अभी फिलहाल चलो तो हम मार्केट में जा रहे, प्लान दे रहे, डेमो दे रहे, लोग पैसा, लोग जुड़ रहे, ये एक्टिव इनकम है। लेकिन आगे चल के एजुटेक में क्या मिलेगा हमें, एक्टिव इनकम मिलेगा या पैसिव इनकम मिलेगा। अगर हम 3 साल एजुटेक में पूरे शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ काम करेंगे, तो 3 साल के बाद एजुटेक का इनकम एक्टिव रहेगा या पैसिव रहेगा। ए यानी कि ए एक्टिव, पी यानी कि पैसिव, यस, पैसिव रहेगा। ठीक है, तो आज अगर आप नौकरी कर रहे हो, यस जावड़े सर, पैसिव रहेगा। यस, सोलापुरे सर, पैसिव रहेगा। तो बात यह है कि 30 साल नौकरी की किसी बंदे ने, 30 साल अगर वो नौकरी करता है, किसी गवर्नमेंट जॉब भी करता है, 30 साल के बाद भी उसका इनकम एक्टिव ही रहेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 3 साल, आप अगर एजुटेक में 3 साल अगर आप सिस्टम के साथ काम करते हो, 1000 दिन अगर आप सिस्टम से काम करते हो, तो यहां पैसिव इनकम मिलेगा। पैसिव इनकम यानी कौन सा इनकम, एक ऐसा इनकम जहां पे आप काम भी नहीं करोगे तो भी आपको पैसा आएगा। और हमें वो चीज चाहिए, पैसिव इनकम, हमें वो चीज चाहिए। तो हमें पाब्लो बनना है या ब्रूनो बनना है, क्या बनना है हमें, पी बनना है या बी बनना है, पाब्लो बनना है या ब्रूनो बनना है। यस, पी बनना है, पाब्लो बनना है। और अभी देखो, एक चीज, एक इस स्टोरी में और एक चीज आपको समझ में आई होगी कि शुरुआती दौर में पाब्लो जब पाइपलाइन बनाने का काम शुरू करता है, तब उस टाइम पे उसका इनकम आता रहता है क्या, नहीं आता रहता है। पाब्लो का इनकम आता रहता है क्या, नहीं आता रहता है। दूसरी जगह पे ब्रूनो ऑटो थोड़ा तरक्की कर रहा होता है,
ब्रूनो तरक्की कर रहा होता है, लेकिन 1 साल 2 साल पाब्लो को कुछ भी इनकम नहीं आता है, लेकिन वो डीमोटिवेट होता है क्या? नहीं होता है। वो निराश होता है क्या? नहीं होता है। वो हराश हताश नहीं होता है। वो पाइपलाइन बनाने के काम पे वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। और एक वो टाइम आता है जहां पे उसकी पाइपलाइन बन जाती है, और जैसे वो पाइपलाइन बन जाती है, फिर वो उसने आराम भी किया तो भी पैसा आना शुरू हो जाता है। तो बात यह है दोस्तों, एजुटेक में ऐसे कुछ लोग हैं, आप रहोगे जो पिछले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना से काम कर रहे, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा डाउट आता रहेगा, सर मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन उतना इनकम नहीं आ रहा है, उतना इनकम नहीं आ रहा है। तो यानी कि दोस्तों, ये जिंदगी भर का इनकम आपको आने वाला है। आप पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हो, तो पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टीम बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप नए हो इस इंडस्ट्री में। आप पहली बार नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो, बहुत सारे लोग नए हैं, ये प्रोजेक्ट नया है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में कभी काम नहीं किया है। तो ये सब नया है हमारे लिए, तो हमारे लिए काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहां पे अगर हम 3 साल देंगे, तो 3 साल के बाद हमारे पास एक पैसिव इनकम आएगा। आज देखो, जो मेरे अपलाइन है, मेरे अपलाइन की जो अपलाइन है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, हमारे अपलाइन के अपलाइन जो है। आवाज आ रहा है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ना, इसी के चलते, यस, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? ओके, 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 थोड़ा लाइट गई है यहाँ पे, इसी के चलते थोड़ा सा, ये बारिश का माहौल है। ओके, तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। यस। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे अपलाइन के अपलाइन जो है, उनको पता भी नहीं है कि हमारा काम, मेरा काम कितना चल रहा है, मैं कितना काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको घर पे बैठ के, मतलब घर पे नहीं बैठे वो, लेकिन उनको हमारे काम का पैसा, मेरे काम का पैसा, हमारे काम का पैसा लगातार हर दिन आ रहा है। ठीक है, हर दिन आ रहा है। तो नेटवर्क में ऐसा होता है, जब आपकी टीम बड़ी होती है, आपको एक दिन ऐसा आएगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके कौन से एरिया में कौन सा बच्चा एडमिशन ले रहा है, लेकिन आपको उसका पैसा आएगा। और ये दिन दूर नहीं है दोस्तों, बस आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी और तभी ये चीजें पॉसिबल है। अगर आप प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव रहोगे, तभी ये पॉसिबल है। जैसे मैंने कल कहा कि कितने लोग एक्शन लेंगे, तो सबने बोला था कि मैं एक्शन लूंगा, एक्शन लूंगा, लेकिन एक्शन कितने लोगों ने लिया? सिर्फ 5 लोगों ने लिया। तो आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। और एक बुक है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बहुत ही बढ़िया बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की। और ये बहुत फेमस बुक है। तो उन्होंने एक चीज उसमें बताई थी, उन्होंने एक इन्वेंशन किया। उनका ये कहना था कि इस दुनिया में 4 अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। 4 अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। कोई भी इंसान 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी का इंसान है। कोई भी इंसान होगा तो वो 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आता है। तो उनका ये कहना था कि सबसे पहली कैटेगरी है, तो कोई भी इंसान 4 कैटेगरी में आता है, तो पहली कैटेगरी है ई कैटेगरी। ई कैटेगरी यानी कि एम्प्लॉई कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी यानी कि जॉब करने वाला इंसान। ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, उनको बोलते हैं हम ई कैटेगरी। फिर दूसरी कैटेगरी होती है एस कैटेगरी। एस कैटेगरी यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी काम करते हैं लेकिन खुद के लिए करते हैं, उनको कोई मालिक नहीं रहता। वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रहते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि छोटे मोटे व्यापारी, या फिर मैं कहूंगा डॉक्टर, एडवोकेट। ये जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं, तो वो हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड, एस कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी यानी बिजनेस कैटेगरी। और आई यानी कि वो कैटेगरी इन्वेस्टर क्लास। तो बी यानी बिजनेस क्लास, जिनके पास 100, 200, 400, 500 लोग काम पे रहते हैं। 100 के अंदर नहीं, 100 से ज्यादा लोग अगर उनके पास काम पे रहेंगे, तो वो हो जाएंगे बिजनेस कैटेगरी, बिजनेसमैन। और आई कैटेगरी, आई यानी कि वो लोग जो इन्वेस्टर क्लास, जो वो काम नहीं करते, वो बस इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो उनका ये कहना था कि इस दुनिया में ये 4 किस्म के ही लोग रहते हैं, और आप कौन से ना कौन से तो एक कैटेगरी में आओगे। ठीक है, या तो आप ई में रहोगे, या तो यस में रहोगे, या फिर बी में रहोगे, या फिर आई में रहोगे। तो उनका ये कहना था कि इस दुनिया में लेफ्ट साइड की जो कैटेगरी है, ENS, लेफ्ट साइड की जो कैटेगरी है, वो लगभग 95% है।
लगभग 95% कैटेगरी ई लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो इस दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। मतलब इस दुनिया में 95% लोग ई और यस में आते हैं, और लेकिन वो इस दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। और राइट साइड में बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर कैटेगरी में इस दुनिया के सिर्फ 5% लोग आते हैं, लेकिन वो दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड के जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम पे काम फोकस करते हैं, लिमिटेड इनकम पे फोकस करते हैं, और राइट साइड के जो लोग हैं बिजनेस क्लास या फिर इन्वेस्टर क्लास, वो पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। पैसिव इनकम यानी कि वो खुद काम नहीं करते, वो खुद दूसरों से काम करा के लेते हैं। लेफ्ट साइड के लोग हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, राइट साइड के जो लोग हैं पैसा उनके लिए काम करता है। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है, हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है। हमें एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जहां पे आगे चल के हम पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा हमारे लिए काम करेगा। हम पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा हमारे लिए काम करेगा। ऐसा सिस्टम हमें खड़ा करना है। दूसरा सीख उसने ये बताई थी कि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, एम्प्लॉय क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास, उनके दिमाग में एक ही चीज बड़ी रहती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वो हमेशा एक सिक्योर जॉब ढूंढेंगे, गवर्नमेंट जॉब ढूंढेंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब ढूंढेंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का सोचेंगे। उनका यह कहना है कि मैं जिंदगी भर काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे फिक्स इनकम चाहिए, मेरा जॉब छूटना नहीं चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूं, मुझे परमानेंट जॉब चाहिए। ऐसा माइंडसेट रहता है लेफ्ट साइड के लोगों का। और राइट साइड का लोगों का माइंडसेट क्या रहता है? उनके दिमाग में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहती, उनके दिमाग में रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम। उनको यह कहना है कि मैं अभी काम करूंगा लेकिन मैं जिंदगी भर काम नहीं करूंगा। मैं अभी काम करूंगा तो मैं ऐसा काम करूंगा कि आगे चल के मैं काम भी नहीं करूंगा तो भी मुझे पैसा आएगा, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेफ्ट वाले बंदे को बोलता है कि मुझे एक ही कंपनी में जिंदगी भर काम करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं जिंदगी भर काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और राइट साइड वाले लोग बोलते हैं काम करूंगा लेकिन जिंदगी भर नहीं करूंगा, लेकिन पैसा जिंदगी भर चाहिए। तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरी सीख हमें यहां पे मिलती है कि लेफ्ट साइड के जो लोग जितने भी ऊपर जाएंगे, मान के चलो कोई जॉब में है, जैसे जैसे उसका प्रमोशन बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका प्रमोशन बढ़ेगा, उतना वो बिजी रहेगा। कोई डॉक्टर है फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयड में, जैसे जैसे वो ना उसका नाम बनेगा, जैसे जैसे उसके पेशेंट बढ़ेंगे, उसका सक्सेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो बिजी होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में जो लोग हैं बिजनेस क्लास और हाई क्लास, जैसे जैसे वो अमीर सक्सेसफुल होते जाएंगे, उतना वो फ्री होते जाएंगे, उतना वो फ्री होते जाएंगे। ओके, बात ये है लेफ्ट साइड के लोग जितना प्रमोशन मिलेगा उतना बिजी रहेंगे, जितने ज्यादा पेशेंट बढ़ेंगे, जितने ज्यादा क्लाइंट बढ़ेंगे और बिजी रहेंगे, पैसा कमाएंगे नो डाउट लेकिन और बिजी रहेंगे। राइट साइड के लोग बोलते हैं हमें बिजी नहीं रहना है, हमें आराम आराम की जिंदगी चाहिए। तो जितना ऊपर वो जाएंगे उतना और फ्री होते जाएंगे, वो उतना और फ्री होते जाएंगे। लेफ्ट साइड के लोग हमेशा दूसरे ने बनाई बनाई सिस्टम में काम करने को रेडी रहते हैं। लेफ्ट साइड के जो लोग होते हैं, जॉब माइंडसेट वाला इंसान क्या बोलता है? मुझे अच्छी कंपनी चाहिए, मुझे टाटा में काम करना है, मुझे इन्फोसिस में काम करना है, मुझे महिंद्रा में काम करना है, मुझे ये बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी, मुझे वहां पे काम करना है। मतलब दूसरों ने बनाई हुई सिस्टम पे काम करने पे उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, उनको एक सिक्योर सिस्टम चाहिए होती है। लेकिन राइट साइड वाले लोग बोलते हैं कि हम दूसरों के सिस्टम में काम नहीं करेंगे, हम खुद का सिस्टम बनाएंगे, हम खुद का सिस्टम बनाएंगे और लोगों को काम पे रखेंगे। ये होता है राइट साइड का माइंडसेट। तो सबसे पहले हमें अगर लेफ्ट साइड से कौन से साइड में जाना है, रह के हम जिंदगी के सारे सपने पूरा करेंगे, कौन से साइड में रह के हमारा हमारे जिंदगी का पैसिव इनकम हम सेट करेंगे, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? वाई, एल और आर, एल और आर, एल और आर, यस आर, राइट साइड में। हाँ, राइट साइड में रहेंगे तो मेरे लाइफ का मैं, यस आर आर आर, सब लोग बोल रहे आर आर आर, कि राइट साइड में रहूंगा तो मैं मेरे लाइफ में मैं पैसिव इनकम जनरेट करूंगा। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो बात यह है कि राइट साइड में जाने से पहले राइट साइड का माइंडसेट लगाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। पहले राइट साइड का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, राइट साइड का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तभी आप पहले राइट साइड में जाने के लिए रेडी होगे। पहले राइट साइड का माइंडसेट बनाओ। ये राइट साइड के लोग कैसे सोचते हैं, पहला उनके जैसा सोचने का ढंग शुरू करो। राइट साइड के ये बिजनेसमैन लोग कैसे सोचते हैं, ये बिजनेसमैन लोग दूर की सोचते हैं। हम दूर की सोचते हैं क्या?
हम आइजोटेक में काम शुरू कर दिए, हमने 1 महीना 15 दिन 1 हफ्ता काम किया, 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया और बोलते अरे 1 महीने 2 महीने में मेरे जॉब से ज्यादा इनकम यहाँ पे नहीं आया, मैं काम बंद कर देता हूँ। लेकिन बिजनेसमैन वैसे नहीं सोचते। बिजनेसमैन आज का नहीं, बिजनेसमैन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद का सोचते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म थिंकिंग लाना पड़ेगा दिमाग में, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दूसरा, बिजनेसमैन लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। हम थोड़ी भी रिस्क नहीं लेते, हम थोड़ी भी रिस्क नहीं लेते। हमें 8,000 15,000 रुपए का ज्वाइनिंग पे, कुछ कुछ लोग हैं, आप जुड़े हो लोग, बाकी लोगों का बोल रहा हूं मैं, बाकी लोगों को 15,000 का ज्वाइनिंग भी बड़ा अमाउंट लगता है। अरे 15,000 का ज्वाइनिंग उनको रिस्क लगता है, क्या जिंदगी में अमीर बनेंगे, क्या पैसिव इनकम कमाएंगे अगर उनको 15,000 से बिजनेस शुरू करने को उनको रिस्क लग रहा है। मेरा बिजनेस नहीं हुआ तो, मेरा लॉस हुआ तो, लॉस हुआ तो 15,000 का लॉस। यहाँ पे ये बड़े बड़े लोग करोड़ों का अरबों का रिस्क लेने को रेडी रहते हैं। वो माइंडसेट उन्होंने बनाया है, इसलिए तो वो लेवल पे पहुंचते हैं। तो रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वो, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, बिना कैलकुलेटेड रिस्क नहीं, लेकिन रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। और हम सब लोग वो है, हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें सेफ लाइफ चाहिए, सेफ लाइफ। सेफ लाइफ में हम बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये जो माइंडसेट है ना अमीर लोगों का, पहला अमीर लोगों का माइंडसेट लाना पड़ेगा, तभी हम राइट साइड में जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो अमीर लोग जो सोचते हैं वो सोचना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म थिंक, वो मेहनत पे जोर देते हैं। मेहनत इनिशियल लेवल पे वो फोकस इस पे नहीं करते कि कितना पैसा आ रहा है। इनिशियल लेवल पे वो ये सोच रहे कि मेरा सिस्टम खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाब्लो पाब्लो को पहले 1 साल 2 साल पैसा नहीं आया, तो पाब्लो ने वो पाइपलाइन बनाना बंद नहीं किया। लेकिन हम वो लोग हैं, मोटिवेट होकर एजुटेक शुरू भी कर देते हैं, लेकिन आधा एक महीना 2 महीना 3 महीना काम करने के बाद काम बंद कर देते, काम बंद कर देते, क्योंकि इनकम नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रहा। तो ये जो अमीर लोग हैं वो आज का नहीं सोच रहे, वो आगे का सोच रहे। बात समझ लो, बात थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग लानी पड़ेगी। तो आज अभी एजुटेक में काम शुरू करना है, तो एजुटेक में काम शुरू करने के लिए हमें बेसिकली दो चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कर रहा हूं मैंने मेरे जिंदगी का करियर, मैं बाय क्वालिफिकेशन बीटेक इलेक्ट्रिकल हूं। अगर चाहता तो मैं जॉब करता तो आज 3 साढ़े 3 4 लाख रुपया महीने का मेरी सैलरी होती। लेकिन मैं वो छोड़ के मैं इस इंडस्ट्री को फुल टाइम काम इसीलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे दो चीज मिलती है। सबसे पहला है लिवरेज, मैं यहाँ पे लिवरेज खड़ा करता, मुझे लिवरेज मिलता है। और दूसरा है फ्रैंचाइजिंग, जो मुझे मिल रहा है वो भी आपको मिल रहा है। तो इसकी पावर समझ लो, पहले दिन समझ में आएगी नहीं आएगी, सोचने समझने का प्रयास करो। ये दो शब्द आपको समझने में बहुत भारी लग रहे हैं, नाम लेने में बहुत भारी लग रहे हैं। लिवरेज कितना बड़ा शब्द है, भारी शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अगर आपको इसका अर्थ समझ में आया ना दोस्तों, तो आप कभी भी इस दुनिया में, कभी जिंदगी में ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर ये एजुटेक नहीं छोड़ोगे, ये एजुटेक कभी नहीं छोड़ोगे अगर आपको ये दो शब्द समझ में आए। तो चलो देखते हैं फटाफट फटाफट, एक एक मिनट में, टाइम कम है हमारे पास, कि एग्जैक्टली ये लिवरेज क्या है। तो लिवरेज मतलब क्या, लिवरेज यानी क्या? लिवरेज यानी एक ऐसा काम जहां पे बेसिकली हमारा एफर्ट जितना होता है, एफर्ट से कई गुना ज्यादा उसका परिणाम होता है। यानी कि मेहनत से कई गुना ज्यादा उसका परिणाम होता है, उसको बोलते हैं लिवरेज, उसको बोलते हैं लिवरेज। मतलब कम मेहनत, परिणाम ज्यादा। मतलब इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं कि ये कोई शॉर्टकट है अमीर बनने का। यहाँ पे भी मैं हम 8 घंटा 12 घंटा ही काम करेंगे, यहाँ पे भी मैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ही काम करता हूं, लेकिन परिणाम मुझे मिलता है 80 घंटे का, 1,000 100 घंटे का, 200 घंटे का। मतलब अगर मैं 8 घंटे का काम करता हूं, तो आगे चल के मुझे 8 घंटे का पैसा नहीं मिलेगा, 80 घंटे का, 10 गुना परिणाम, 80 घंटे का पैसा मिलेगा। ये है लिवरेज। इसका सिंपल उदाहरण मैं अगर आपको दूं, तो एक गाड़ी का उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये गाड़ी जो है वो पंक्चर हो चुकी है। अभी गाड़ी का वजन कितना होता है? कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी का वजन 200 300 किलो तो नहीं होता है। कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी पकड़ो आप, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी का वजन कम से कम 1,000 किलो होता है। सही बात है, ओके। 1,000 किलो का वजन का गाड़ी का अगर पहिया पंक्चर हो जाता है, तो उसके नीचे हम क्या रखते हैं? एक जैक लगाते हैं, वो गाड़ी को उठाने के लिए। अभी आप मुझे बताओ, अगर जैक नहीं होता, तो उस गाड़ी को उठाने के लिए कितने लोग लगते? गाड़ी का पहिया उठाना है, हाथ से उठाना है, हाथ से, तो कितने लोग लगते गाड़ी को उठाने के लिए? वो पहिया अगर जैक नहीं है, जैक हमारे पास नहीं है, तो कितने लोग लगते? कोई कमेंट करके बताएगा कितने लोग लगते गाड़ी को उठाने के लिए? ठीक है, गाड़ी पंक्चर हो चुकी है, मेरे पास जैक नहीं है, और गाड़ी को मुझे एक उठाना है एक साइड से, गाड़ी का पंक्चर निकालने के लिए, तो कितने लोग लगेंगे?
कितने, कोई कमेंट करके बताएगा? 7-8 लोग लगेंगे, 5-10 लोग लगेंगे, 10 लोग लगेंगे? संतोष सर बोल रहे हैं, सही बात है। लेकिन ये 5-10 लोगों का काम एक छोटा सा जैक करता है। जैक हम नीचे लगाते हैं और फिर उस जैक को हम घुमाते हैं। आप मुझे बताओ, वो जैक को जब अब हम घुमाते हैं, क्या 8-10 लोगों का प्रेशर लगाते हैं क्या उसके ऊपर? उस जैक को जब हम घुमाते हैं, वो गाड़ी वो जैक ऊपर लेता है, तो जैक को जो हम वो एफर्ट लगाते हैं, जैक को जब हम एफर्ट लगाते हैं, तो वो जैक को जो एफर्ट 10-15 8-10 लोगों की मेहनत लगाते क्या हम? नहीं। बहुत आसान से हम जैक को घुमाते, बहुत आसान से। और बहुत आसान से जब हम जैक को घुमाते हैं, इतने कम मेहनत में ये 1,000 किलो की गाड़ी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। इसको बोलते हैं लिवरेज। इसको बोलते हैं लिवरेज। और ये लिवरेज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। मैं अगर जॉब करता, अगर मैं 8 घंटे काम करता, तो 8 घंटे का ही पैसा मुझे मिलता। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं आज, अगर मैं 8 घंटे का काम कर रहा हूं, तो 8 घंटे से मुझे आगे अभी मुझे ज्यादा पैसा आ रहा है। 8 घंटे का मुझे आगे चल के 80 घंटे का पैसा मिलेगा, 200 घंटे का पैसा मिलेगा। 10 घंटे काम करूंगा तो मुझे 100 घंटे का, 1,000 घंटे का पैसा मिलेगा। इसे बोलते हैं लिवरेज। ओके। तो यहाँ पे 3 चीज है। हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? एक है ओपीटी, एक है ओपीई, और एक है ओपीएम। ओके। ओपीटी यानी अदर पीपल टाइम। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे मैं दूसरों के लोगों का टाइम का इस्तेमाल करके मैं पैसा कमाता हूं। आप भी वही हो। एकमात्र ऐसा बिजनेस है। आप जब आप एक टीम बनाओगे, एक नेटवर्क बनाओगे, आपके नीचे जब एक टीम बनेगी, नेटवर्क बनेगा, तो लोगों के काम का पैसा आपको मिलेगा। लोग जितना काम करेंगे उसका पैसा आपको मिलेगा। दूसरा, अदर पीपल एनर्जी, लोगों के मेहनत का पैसा आपको मिलेगा। और तीसरा, अदर पीपल मनी, लोगों के पैसों के ऊपर आप पैसा कमाओगे, यानी कि लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे और लोगों के पैसों के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो अदर पीपल मनी। तो ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लोगों की मेहनत, लोगों का टाइम और लोगों का पैसा इस्तेमाल करके आप अमीर बनते हो। और सिर्फ आप नहीं बनते हो, आपके टीम में जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो भी अमीर बनते हैं। चलो मैं देखता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। चलो फॉर एग्जांपल ये रतन टाटा जी है। अभी ये जो रतन टाटा जी है, ये रतन टाटा जी, ये ओपीटी ओपीई ओपीएम का फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर कोई इस्तेमाल करेगा, तो इस दुनिया के सभी बिजनेसमैन लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हमें ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके। अभी यार रतन टाटा जी की बात करते हैं। रतन टाटा जी को एक फैक्ट्री खड़ा करनी है, एक फैक्ट्री खड़ी करनी है। इस चलो पुणे के इर्द गिर्द कोई एक प्लॉट उन्होंने लिया है, वो पुणे के इर्द गिर्द उनको एक फैक्ट्री खड़ी करनी है। अभी सबसे पहला क्या लगेगा फैक्ट्री खड़ा करने के लिए? सबसे पहला लगेगा, जमीन लेनी पड़ेगी उनको, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। जमीन लेनी करने, फैक्ट्री खड़ा करने के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए, पूरा फैक्ट्री जमीन के साथ फैक्ट्री का सेटअप खड़ा करने के लिए उनको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। लेकिन ये बिजनेसमैन लोग कभी जेब से पैसा नहीं डालते, जेब से पैसा नहीं डालते। वो क्या करते हैं? बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक से लोन उठाते। अब बैंक में एफडी कौन करता है? बैंक में एफडी कौन करता है? बैंक में पैसा किसका पड़ा होता है आपको पता है? बैंक में एफडी सिर्फ आम इंसान करते हैं। अमीर आदमी कभी एफडी नहीं करता। अमीर आदमी कभी भी एफडी नहीं करता। अमीर आदमी अपने धंधे में ही पैसा इन्वेस्ट करता है। हम लोग हैं, हम अपने पैसों को बैंक में एफडी करते हैं, और फिर ये बैंक वाले क्या करते हैं? हमारे एफडी का पैसा उठा के ऐसे बिजनेसमैन लोगों को बड़े ब्याज पे दे देते हैं। यानी कि हमें 8% ब्याज पे एफडी लिया, उनको 10% ब्याज के हिसाब से पैसा दे दिया। आपका पैसा 10% ब्याज के ऊपर, 12% ब्याज के ऊपर उनको दे दिया, बीच में का प्रॉफिट उनका। तो इस तरीके से हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा था, बैंक ने इन लोगों को बिजनेस खड़ा करने के लिए दिया। तो इनडायरेक्टली पैसा किसका लगा? हमारा, पब्लिक का। रतन टाटा जी ने खुद के जेब से पैसा नहीं डाला, ऊपर से वो क्या करते? शेयर्स ओपन करते, बोलते मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, इसका शेयर ले लो, आप शेयर ले लो, इस कंपनी का शेयर ले लो, और हम सब लोग शेयर सस्ते में मिल रहा है, शेयर सस्ते में मिल रहा है बोल के हम क्या करते हैं? बेसिकली उस शेयर को परचेस करते हैं। पैसा किसका लगता है? फिर वो शेयर परचेस करते हैं, यानी कि हम उस कंपनी को पैसा दे देते हैं, वो कंपनी उस पैसों का इस्तेमाल करके सेटअप खड़ा करती है। फिर कंपनी खड़ा होने के बाद वहां पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वो कौन करता है? रतन टाटा जाके हाथ काले पीले करता है क्या? नहीं। रतन टाटा कभी हाथ काले नहीं करते। रतन टाटा नहीं, लोग, हम पब्लिक, पब्लिक ही काम करती है, और पब्लिक से ही वो काम करवा के लेते हैं। देखो, पब्लिक से ही पैसा लिया, पब्लिक का ही उन्होंने क्या एनर्जी काम किया, और पब्लिक ने ही टाइम दिया। पब्लिक 3 शिफ्ट में काम करती है।
एक शिफ्ट में नहीं, 3 शिफ्ट में काम किया जाता है। 3 शिफ्ट में हर दिन 8,000 घंटे, चलो एक शिफ्ट का ही पकड़ते, 1,000 लोग अगर काम पे रखे हैं, एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं, तो 8,000 घंटे का काम होता है। रतन टाटा जी का पास सिर्फ 24 घंटे है, लेकिन रतन टाटा जी उस 24 घंटे में 8,000 घंटे का काम करा के लेते हैं। उनको 8,000 घंटे का पैसा मिलता है, और बदले में जो प्रोडक्ट आता है, वो जो गाड़ी बाहर निकलती है, वो जो प्रोडक्ट आता है, वो किसको बेचते हैं रतन टाटा जी? पब्लिक को ही। यानी कि पब्लिक का पैसा लिया, पब्लिक को ही काम पे लगाया, पब्लिक का ही टाइम लिया, और जो प्रोडक्ट आया वो भी पब्लिक को ही बेचा। बीच बीच में अमीर कौन बना? अमीर सिर्फ रतन टाटा बने। आपने कभी देखा है कि कोई एम्प्लॉय अमीर बना है? नहीं, कभी भी एम्प्लॉय अमीर नहीं बनता है, बस मालिक ही अमीर बनता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हर कोई इंसान अमीर बनता है। यहाँ पे जो नेटवर्क बनाने आता है, अगर मैं आया हूं, आप और मैं आपको लेके आया हूं, तो मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, आप भी बनोगे। तो एकमात्र लेवरेज, यानी कि एकमात्र यहाँ पे अगर आप 100 घंटा काम करोगे, तो आपको 1,000 10,000 घंटे का पैसा आगे चल के मिलेगा। क्योंकि जब आप एक नेटवर्क खड़ा करोगे, उस नेटवर्क में जितने लोग काम करेंगे, उनके हर एक काम के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं लेवरेज। अभी दूसरा जो है वो है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मतलब क्या? अब देखो, फ्रेंचाइजी, पहले तो लीवरेज समझ में आया, कितने लोगों को लीवरेज समझ में आया? समझ में आया तो बोलो वाई 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 वाई, नहीं समझ में आया तो बोलो एन 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 एन। चलो बताइए फटाफट, समझ में आया? लिवरेज समझ में आया? यस। आज के बाद ये लिवरेज समझ में आया? यस, 100%। थैंक यू नंदिनी मैडम, थैंक यू चौगुले सर, यस समझ में आया, सबको समझ में आया। अभी लिवरेज के साथ दूसरा शब्द है फ्रेंचाइजी। दूसरा शब्द है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मतलब क्या? फ्रेंचाइजी यानी कि हमारी शाखाएं खोलना। एक शाखाएं, शाखाएं खोलना। देखो, मैकडोनल्ड्स नाम का एक छोटा सा एक होटल हुआ करता था, जो छोटे मोटे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर बेचा करता था। अभी एग्जैक्टली मुझे लोकेशन पता नहीं, सैन फ्रांसिस्को या फिर किधर तो रहेगा यूएसए में, जहां पे एक छोटा सा उनका एक होटल हुआ करता था। और उनके फ्रेंच फ्राइज बहुत फेमस हुआ करते थे। लोग लाइन लेके खड़े हो जाते थे, उनको उनकी फ्रेंच फ्राइज खानी थी। उन लोगों को उनकी फ्रेंच फ्राइज और बर्गर बहुत पसंद आती थी। लेकिन एक बार वो शांत बैठे, और शांत बैठने के बाद उनको एक चीज समझ में आई कि अरे, हम एक ही मैकडोनल्ड्स, एक ही जगह पे अगर हम मैकडोनल्ड्स शुरू करेंगे, तो सिर्फ एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया के ही लोग हमारे पास आएंगे। 100 किलोमीटर वाले लोगों का क्या? 200 किलोमीटर वाले लोगों का क्या? 2,000 किलोमीटर वाले लोगों का क्या? उनके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं? उनके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं? और फिर उन्होंने कंसेप्ट चालू किया फ्रेंचाइजी का। उन्होंने एक मार्केट ओपन कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि देखो, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, हम इस तरीके से फ्रेंचाइजी, सॉरी, हम इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाते, बर्गर बनाते। आप भी हमारा मैकडोनल्ड्स के नाम से होटल ओपन करो। आपके एरिया में, आपके एरिया में आप होटल ओपन करो, नाम हमारा रहेगा, पूरा प्रोसीजर हम सिखाएंगे, किस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाना है, सब मसाले सब चीजें हम सिखाएंगे। जो कुछ भी बिजनेस होगा, 50% आपका, 50% हमारा। पैसा आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, सब नाम हमारा होगा, बिजनेस हमारा होगा। और फिर लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाना शुरू किया, लोगों ने उनका फ्रेंचाइजी लेना शुरू किया। और आज अगर हम देखेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में उनके लगभग 10,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी है। और 10,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी हमारे पुणे में, इतने फ्रेंचाइजी है। वहां में एक बर्गर कोई खाता है, तो वो वहां यूएसए में जो बैठे हैं ना, उनके मालिक, उनके घर में उसमें से कुछ परसेंट पैसा चला जाता है। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। एक ही एरिया में बैठे थे, एक ही एरिया से कस्टमर अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन उनको चीज समझ में आई कि हमें बढ़ना है, तो फ्रेंचाइजी निकालनी पड़ेगी। और इसी को ऊपर फोकस करके उन्होंने फ्रेंचाइजी कंसेप्ट लॉन्च किया। और आज वो सबसे अमीर इंसानों में उनका नाम लिया जाता है। तो बात दोस्तों ये है कि जिस तरीके से ये सैन बर्नार्डिनो बर्नार्डिनो यूएसए में उन्होंने शुरू किया। थैंक यू रियाज जी। तो इस तरीके से जैसे उन्होंने फ्रेंचाइजी को ओपन किया, हमें भी वो एक मौका है आज, हमारे पास भी वो मौका है। हम भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में है, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉम्बिनेशन है लिवरेज और फ्रेंचाइजी का। नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉम्बिनेशन है लिवरेज और फ्रेंचाइजी का। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हो, आप एक चैनल पार्टनर बनते हो, आप यहाँ पे एक आईसी बनते हो, और फिर आप धीरे 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 अपना पाइपलाइन बनाना शुरू कर देते हो, अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हो। आप एक पाब्लो हो, जो हर दिन मार्केट में जाते हो और एक नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हो, जो आपको एक पैसिव इनकम
खड़ा करके देने वाला है। और फिर धीरे धीरे आपकी टीम बनना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपके ऊपर आपके नीचे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और जितने ज्यादा लोग आगे चल के आपके काम, आपके टीम में एक्टिव होती जाएगी, जितने ज्यादा लोग आपके नीचे एक्टिव होते जाएंगे, उतना बड़ा इनकम आपका आने वाले टाइम में होता जाएगा दोस्तों। तो दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल में सिर्फ फ्रेंचाइजी ओनर ही बाकी लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है वो बाकी लोगों को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। लेकिन यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे किसी और ने, गिरमकर सर ने मुझे फ्रेंचाइजी दी एजुटेक की, मैं आईएसी बना, मैंने एक वर्चुअल फ्रेंचाइजी मुझे मिली एजुटेक की, मैं हजारों लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता हूं। और जो 1,000 लोगों को मैं दूंगा वो भी हजारों लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। यानी कि सबको समान अवसर है। यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाएंगे, वही अमीर बनेंगे। जैसे रतन टाटा की खुद की सिस्टम में रतन टाटा ही अमीर बनेंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स के ओनर ही अमीर बनेंगे, नीचे वाले लोग अमीर नहीं बनेंगे क्योंकि वो नेटवर्क नहीं बना सकते। लेकिन यहां पे हम सब लोग अमीर बनेंगे क्योंकि हम सब लोग नेटवर्क बना सकते हैं। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। नेटवर्थ, नेटवर्थ, नेटवर्थ यानी कि आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, नेटवर्थ। तो नेटवर्क जितना बड़ा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ। तो नेटवर्क बड़ा करने के पीछे लगो, चेन सिस्टम नहीं दोस्तों, चेन बनाने में नहीं, नेटवर्क बड़ा करने के पीछे लगो। तो लास्ट में, लास्ट के 10 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करना ही है, एजुटेक में आ ही गए हैं, तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं? चलो देखते हैं लास्ट में 5 से 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला, यहां पे काम हमारा पुराना ही है लेकिन पैसा नया है। ये पहला बेनिफिट है। मतलब यहां हमें कुछ अलग काम नहीं करना है, कुछ अलग काम नहीं करना है, ऑलरेडी हमने ये काम किया है। बस उस काम का हमें पैसा नहीं मिला था, आज के बाद उस काम का हमें पैसा मिलेगा। चलो देखते कैसा। देखो फॉर एग्जांपल, मार्केट में पुरानी पद्धत कैसी थी? पुराना सिस्टम यह था कि एक कंपनी थी जो प्रोडक्ट बनाने वाली थी, और एक कस्टमर था जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा था। ये दोनों के ऊपर पूरा मार्केट चालू है, शुरू है। एक है प्रोडक्ट बनाने वाला और एक है प्रोडक्ट खरीदने वाला। चलो एग्जांपल के तौर पे देते हैं, लक्स का साबन लेते हैं। लक्स का साबन अगर कोई कस्टमर 25 रुपए में परचेस कर रहा है तो कंपनी में वो 5 से 10 रुपए में ही बन रहा है। लेकिन कस्टमर तक आते आते वो प्रोडक्ट लगभग 25 रुपए तक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली कंपनी के पास जाता नहीं है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। वो जाता है उसके इर्द गिर्द आजू बाजू के दुकानदार के पास। दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट आता है होलसेलर के पास से, होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट आता है डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, सीएनएफ एजेंट के पास से, और फिर उनके पास वो प्रोडक्ट आता है कंपनी के पास से। यानी कि हर प्रोडक्ट, हर दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट लेने दो, कोई भी प्रोडक्ट इसी सिस्टम से आता है। कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं आता है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कस्टमर से लिया जाता है। कस्टमर जब पैसा देता है 25 रुपया, उस 25 रुपए से रिटेलर का प्रॉफिट निकलता है, सेलर का निकलता है, डीलर का निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर का निकलता है। सब अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। किससे? कस्टमर से। कस्टमर के ऊपर इन सभी लोगों के पेट भरते हैं, कस्टमर के ऊपर इन सभी लोगों के सपने पूरे होते हैं, कस्टमर के ऊपर ये सारे लोग अमीर बनते हैं। बस एक बंदा अमीर नहीं होता, वो है कस्टमर। नाम ही कितना बेहतरीन दिया है, कस्टमर। कष्ट कर कर और तू ही मर। ऐसे इस कस्टमर को, फिर भी आपको लगता रहेगा कि ये प्रोडक्ट इतना महंगा कैसे हुआ? महंगा इसलिए हुआ क्योंकि इस प्रोडक्ट को बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, और एडवर्टीजमेंट में ढेर सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। इस प्रोडक्ट को ब्रांड तब बनता है जब उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट उस हिसाब से की जाती है, और प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को हायर किया जाता है। जैसे कि दीपिका पादुकोण है जो लक्स की एडवर्टीजमेंट करती है। अब ये टीवी पे आके बोलती है कि मेरे सौंदर्य का राज लक्स है। क्या लगता है आपको, ये सच बोलती है? क्या सचमुच ये लक्स पेन यूज करती होगी? नहीं, ये झूठ बोलती है। लेकिन उन्हें झूठ बोलने का पैसा मिलता है, झूठ बोलने का उनसे पैसा मिलता है। बात यह है दोस्तों कि ये सब सेलिब्रिटी लोग जो टीवी पे आके बोलते हैं कि मैं लक्स में ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और मेरे इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये झूठ बोलते हैं।
अगर सच बोल रही होती, ये जूही चावला बोल रही होती कि केश किंग से मेरे बाल इतने घने हो गए हैं, आप भी केश किंग यूज करो, ऐसा वो बोलती है। लेकिन अगर ये सच होता कि केश किंग से सचमुच ही अगर बाल घने होते, तो जूही चावला सबसे पहला वो प्रोडक्ट किसको देती? अपने पतिदेव को देती। लेकिन वो अपने पतिदेव को नहीं दिया उसने, क्योंकि उसको पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसे कोई प्रोडक्ट से बाल आते नहीं है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन उसे झूठ बोलने का पैसा मिलता है, उसे झूठ बोलने का पैसा मिलता है। ये लोग उनके प्रोफेशन से जितना पैसा नहीं कमाते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो क्या करते हैं, कहां से कमाते हैं? एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। लेकिन आपको पता है ये लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं अपनी फैमिली के सपने पूरा करने के लिए। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये काम ही हमें करना है, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सच बोलना है। हमें इस एजुटेक के प्रोडक्ट का सही से प्रसार करना है, सच बोलना है। हमें लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा और भगवत गीता के माध्यम से अच्छा संस्कार देना है। अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार हमें देना है, हमें सच बोलना है। तो अगर ये लोग झूठ बोल के अपने फैमिली का सपना पूरा करने के लिए, अगर वो झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमा रहे, अगर हमें सच बोल के आगे चल के करोड़ रुपए आते होंगे, तो हम हमारे फैमिली का सपना पूरा करने के लिए सच बोल के पैसा कमा सकते कि नहीं कमा सकते? कमा सकते दोस्तों, कमाना ही चाहिए। तो हम वो लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम करते आए हैं। हम भी जो प्रोडक्ट के यूजर है, अगर कोई प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, तो उस प्रोडक्ट की हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप के घर में जो कोई प्रोडक्ट आप यूज करते हो, अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, तो आप उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हो, लोगों को बताते हो। आपका फेवरेट दुकानदार से आप लोगों को बोलते हो इसी दुकान से कपड़े ले लो, इसी दुकान से किराना माल ले लो, इसी दुकान से आप सब्जी ले लो, इसी मेडिकल से आप दवाई ले लो, यही डॉक्टर अच्छा है, यही कपड़े अच्छे मिलते हैं। ये जो चीजें आप लोगों को बोलते रहते हो, आप इनडायरेक्टली माउथ पब्लिसिटी कर रहे होते हो। लेकिन इस माउथ पब्लिसिटी का आपको आज तक पैसा नहीं मिला। ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपनी दोस्त को बोला, लेडीज लोगों में ज्यादा चलता है, लेडीज लोग बोलते हैं यहाँ पे एक साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है, और फिर आप उस दुकान का नाम अपनी सहेलियों को बताती है, और आपकी सहेली आपको देख के उस दुकान से साड़ियाँ परचेस करती है। क्या दुकानदार आपको कोई एक साड़ी फ्री में देता है? कोई कमीशन देता है? नहीं देता है। नहीं मिलते हैं कमीशन। काम हमने किया है, हमने उस दुकान की एडवर्टीजमेंट की, हमने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की, डायरेक्टली नहीं की, इनडायरेक्टली की, लेकिन हमें उसका कुछ भी कमीशन नहीं मिला। तो यही काम हमें करना है, यही काम हमें करना है। यहाँ पे एजुटेक ने क्या किया है, इन लोगों को हटा दिया है। इन लोगों को, सीएनएफ एजेंट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को हटा दिया, और डायरेक्टली कस्टमर को ही चैनल पार्टनर बना दिया। और एक चीज कस्टमर को बोली कि आप हमारे चैनल पार्टनर बनो, आप हमारे आईसी बनो, और आप हमारे प्रोडक्ट का प्रसार करो। हम नहीं लाएंगे सेलिब्रिटी को, हम नहीं लाएंगे किसी और के सेलिब्रिटी को जो झूठ बोलेगा। हमें चाहिए रियल एडवर्टीजमेंट, अब वो आप ही कर सकते हो। तो इसी के चलते एजुटेक बोलती है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे, जो ऑलरेडी आप करते आए हो बचपन से, आज तक आपको उस काम का पैसा नहीं मिला, लेकिन उस काम का अगर आपको पैसा मिलता रहेगा तो करिए ना। तो इसीलिए मैंने बोला पुराना काम वही दाम। ये पहला बेनिफिट है। हमें कुछ नया काम नहीं करना है, हमें वही काम करना है जो पहले हम करते आए हैं, और उस काम का हमें आज तक पैसा नहीं मिला था, उस काम का आज से हमें पैसा मिलेगा। बात खत्म। ये हो गया पहला। दूसरा, कि अगर आपको बोलते हैं एजुटेक क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, एजुटेक क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि एक सेकेंडरी इनकम सोर्स खड़ा करना है। क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? क्या आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि मेरा जो जॉब है वो लाइफ टाइम के लिए चलेगा? नहीं सर, मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है। अरे ठीक है सर, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप गारंटी दे सकते हो कि क्या मैं लाइफ टाइम चलूंगा? मेरी बॉडी लाइफ टाइम चलेगी? मेरी बॉडी लाइफ टाइम मेरे साथ काम करेगी? क्या इसकी गारंटी आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो पार्ट टाइम इनकम सोर्स आपको खड़ा ही करना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे जो कोर ग्रुप है, मेरे नजदीकी लोग हैं, उनको पता है कि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके चलते मैं ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता। तो इसका भी मैं अगले 15 दिन में ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो बात यह है कि अगर मैं जॉब कर रहा होता, तो पिछले 6 महीने से जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे अब तक कंपनी ने निकाल दिया होता। मुझे खुद फोर्सफुली बोल बोल दिया होता कि आप एक काम करो, रिजाइन करो, क्योंकि आप हमारे काबिल नहीं हो, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, आपको चलने में दिक्कत आ रही है। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ऐसा आपके बारे में भी हो सकता है ना। जो बीमारी मुझे हुई है वो आपको भी हो सकती है। आपको चलने में दिक्कत आ जाएगी, तो फिर आप कैसे जॉब पे जाओगे? और अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे, तो फिर क्या आपका इनकम सुरक्षित रहा? नहीं, आपका इनकम बंद हो गया। इसी के चलते हमें पार्ट टाइम इनकम सोर्स खड़ा करना है। जॉब का, बिजनेस का भी वैसा ही है। आज आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन क्या गारंटी बिजनेस चलेगा?
आज आप एरिया में आप अकेले बिजनेसमैन हो, आपके एक दुकान है, आपके सामने और एक किसी ने दुकान खड़ी कर दी सेम आपके प्रोडक्ट की, और आपसे सस्ता प्रोडक्ट वो बेचने लगा, तो हो गया ना कंपटीशन शुरू, आपका धंधा कम हो गया। तो गारंटी क्या है? गारंटी कुछ भी नहीं है दोस्तों। ना आपकी जॉब की गारंटी है, ना आपकी बिजनेस की गारंटी है। इसी के चलते ये पार्ट टाइम इनकम सोर्स आपको खड़ा करना ही करना है। ठीक है, इसी के चलते एजुटेक करना है। तीसरा, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। नौकरी में क्या होता है, एक बात ऐसी भी होती है कि नौकरी में ऐसा होता है कि मैं कितना भी मेहनत करूंगा फिर भी मुझे एक फिक्स इनकम ही मिलेगी। अगर मुझे 25,000 रुपये सैलरी कोई कंपनी दे रही है, तो मैं उसका दुगुना भी मेहनत करूंगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 हजार रुपये बोनस देगी। 25 का 50,000 रुपये सैलरी एक महीने का नहीं देगी। मैं डबल मेहनत भी करूंगा तो भी कंपनी मुझे ज्यादा डबल पैसा नहीं देगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, एजुटेक में अगर मैं ज्यादा मेहनत करता हूं तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जितना मेहनत करूंगा उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कोई सीमित नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा। समय की आजादी, पूरी तरह टाइम फ्रीडम है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं कि सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक आपको काम करना है। जैसे जॉब में अगर हम देखेंगे तो कंपलसरी इस टाइम पे जाना ही जाना है, कंपलसरी इस टाइम पे खाना खाने का है, खाने का है। लंच टाइम जो है आपका 1 से 2 बजे की होगा, यानी कि आपको 1 बजे दोपहर को 1 बजे आपको भूख लगनी चाहिए। अगर आपको 1 बजे भूख नहीं लगेगी तो ये आपकी गलती है। तो समय की आजादी नहीं है वहां पे। लेकिन एजुटेक में पूरी तरह समय की आजादी है। आपको कोई बॉस नहीं है। आप अगर बोलोगे सर मुझे 4 दिन काम नहीं करना है, तो मत मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बॉस हो। पूरी तरह टाइम फ्रीडम है, और आगे चल के आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा पूरी तरह। तो ये एक समय की आजादी आपके साथ पूरी तरह है। यस, रियाज पठान सर बोल रहे हैं, अभी तो जीपीएस सिस्टम भी लॉन्च हो गया जॉब में। यानी कि अगर जॉब में आप मार्केटिंग का जॉब रहेगा तो आपका बॉस देखता रहता है कि आप सही में क्लाइंट के पास गए हो या इधर उधर किधर भी टाइम पास कर रहे हो, भटक रहे हो। तो पूरा जीपीएस के साथ ट्रैक किया जाता है। तो इस तरीके से अभी प्रॉब्लम है जॉब में। और एक चीज यहाँ पे बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग का, जमीनी सीमाओं की आजादी। जमीनी सीमाओं की आजादी यानी कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया के नहीं, पूरे इंडिया में आप काम कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सोलापुर का टीम है, यहाँ पे बिहार का टीम है, यहाँ पे लखनऊ का टीम है, यहाँ पे कर्नाटक बसो कल्याण का टीम है, यहाँ पे संभाजीनगर का टीम है, यहाँ पे चंद्रपुर का टीम है, यहाँ पे मुंबई का बिरवरकर सर का टीम है, तो यहाँ पे चिपळूण का टीम है, यहाँ पे हर एरिया का टीम है। तो मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मैंने और संतोष सर ने जब बिजनेस शुरू किया था, मैंने, नंदिनी मैडम, चौगुले सर और संतोष सर ने, हम 4 जनों ने जब बिजनेस को शुरू किया था, तब हमने एक लिमिटेड एरिया में शुरू किया था। हमने तो पुणे से शुरू किया था, पिंपरी चिंचवड़ से शुरू किया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी अलग अलग एरिया के लोग हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ का जो काम कर रहा है उसमें मुझे कम कमीशन मिलता है क्योंकि वो दूर के लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो कौन से भी एरिया में काम रहने दो, हर एरिया का मुझे इक्वल कमीशन आ जाता है। तो लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करता तो इतना बड़ा, अगर मैं दुकान डालता, अभी फॉर एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि मैंने ये बुक्स का बिजनेस है ना, ये कोर्सेज का बिजनेस है, ट्यूशन का बिजनेस है। अगर मैं ट्यूशन डालता भी, मैं 10 टीचर्स को हायर करता हूँ, उनको सैलरी पे रखता हूँ, और मैंने पिंपरी चिंचवड़ में ट्यूशन ओपन की, और मैंने यहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ एरिया के बच्चे आज मेरे ट्यूशन में सीख रहे, तो मैं लखनऊ के बच्चों को एडमिशन दिला सकता हूँ क्या? मैं सोलापुर के बच्चों को एडमिशन दिला सकता हूँ क्या? मैं मुंबई के बच्चों को एडमिशन दिला सकता हूँ क्या? नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि लिमिटेशन है। मेरी ट्यूशन जहां पे है उससे सिर्फ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया के ही बच्चे मेरे पास आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर। लेकिन एजुटेक में वो लिमिटेशन नहीं है। मैंने बिजनेस को शुरू किया, इंडिया का कोई भी कोना रहने दो, उस कोने से कोई भी बच्चा एजुटेक में मैं जुड़ा सकता हूं और उसका मुझे फायदा मिलेगा, उसका मुझे इनकम मिलेगा। अरे इंडिया की क्या बात कर रहे हो, मैंने तो एक भगवत गीता बेची है यूएसए में। राकेश जैन नाम का बंदा है जो यूएसए में रहता है, उसने मेरे यूट्यूब का वीडियो देखा और उन्होंने बोला कि मुझे यूएसए में भगवत गीता चाहिए। तो एक यूएसए का भी कस्टमर मेरे पास आया। तो देखो, सोचो, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी जमीनी सीमाओं की आजादी, पाबंदी नहीं है। पूरे इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आप अपने खुद के बॉस है, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। हम सब अपने आप आपके चैनल पार्टनर है। हम सब चैनल पार्टनर है पूरी तरह। मैं आपका बॉस नहीं हूं, मैं आपका पार्टनर हूं, जिसमें आपको इक्वल कमीशन मिलता है। आपके ज्वाइनिंग के बाद आपको भी 100 बीवी मिलते हैं, मुझे भी 100 बीवी मिलते हैं। आपको 200 बीवी का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको भी 200 बीवी मिलते हैं, मुझे भी 200 बीवी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर हूं तो मुझे आपके ज्वाइनिंग के पीछे मुझे 400 बीवी मिलते हैं। फिर ऐसा नहीं, लेफ्ट मेरे लेफ्ट में 100 बीवी आया,
राइट में 100 बीवी है, मुझे 1,000 रुपये मिलता है। आपके भी आईडी के नीचे जब लेफ्ट में 100 बीवी और राइट में 100 बीवी आता है, आपको भी 1,000 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि मैं हम आपके ऊपर है तो अब हमें ज्यादा पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ना हम आपके बॉस है, हम सब पार्टनर है, वी आर ऑल पार्टनर्स। तो आपको बॉस का टेंशन नहीं है यहाँ पे, योर ओन बॉस। और ये भी एक कारण था कि मैंने जॉब नहीं किया, क्योंकि मैं खुद का बॉस, मैं खुद चाहता हूँ। मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मैं खुद का बॉस खुद हूँ। इसी के चलते मैंने ये बिजनेस को चुना। फिर किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या जब आप बिजनेस को शुरू करते हो तो कोई नहीं पूछता कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है, क्या आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, या फिर आपने 12वीं पास की है, क्या आपने 10वीं पास की है, क्या आप स्कूल गए हो या नहीं गए हो। नो डाउट आपका एजुकेशन अगर अच्छा रहेगा तो एक बेनिफिट है, एक अलग बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपका एजुकेशन हुआ रहेगा तो। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। हमारे कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जिनका एजुकेशन बहुत कम है लेकिन अच्छा पैसा कमा रहे, बहुत बड़ा पैसा कमा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका, अभी वो हमारे कोर कमेटी मेंबर है सीताराम दलवी सर, वो शेयरिंग में बोलते हैं कि मैं 10वीं पा फेल हूं। वो एक 10वीं फेल बंदा महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। अभी 25 लाख रुपए का क्रेटा गाड़ी पिछले 15 दिन पहले उन्होंने लिया, परचेस किया। एक 10वीं फेल बंदा एजुटेक में काम कर रहा है और महीने का 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप यहाँ पे एक 10वीं फेल भी पैसा कमा रहा है, मेरे जैसा इंजीनियर भी पैसा कमा रहा है, यहाँ पे कोई डॉक्टर है वो भी पैसा कमा रहा है। तो हर एरिया के बंदा यहाँ पे, फील्ड का बंदा यहाँ पे पैसा कमा सकता है। कोई डिग्री की जरूरत नहीं, उम्र का बंधन नहीं है, कोई भी उम्र का बंधन नहीं। देखो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पिताजी भी काम कर रहे हैं। मेरी उम्र 35 36 36 साल है, मेरे पिताजी की उम्र लगभग 60 साल के आगे, तो वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। उनको भी पैसा आ रहा है, मेरे को भी पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 20 साल की उम्र, आपका बच्चा भी काम करेगा। आप 30 साल के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 65 के हो, 70 के हो, 75 के हो, 80 के हो। हमारे पास यहाँ पे विट्ठल मानी सर है, लगभग 65, 65 साल की उनकी उम्र है। उड़ता सर है, अभी रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी उम्र ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपकी उम्र नहीं देखी जाती, बस आपका डेडिकेशन देखा जाता है। आपका एजुकेशन नहीं देखा जाता, आपका डेडिकेशन देखा जाता है। आपकी उम्र नहीं देखी जाती, आपकी करने की इच्छा देखी जाती है। तो यहाँ पे कोई उम्र का बंधन नहीं है, एकमात्र बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वालों की कुंडली कभी खराब नहीं होती, इनकी कभी कुंडली खराब नहीं होती। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कीड़ा लगा रहता है कि मेरे दिन खराब चल रहे हैं क्योंकि मेरी कुंडली खराब है, मेरे कुंडली में पैसा नहीं, मेरे कुंडली में पैसा नहीं। अरे भाई, आपकी कुंडली में पैसा नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लेफ्ट में एक ऐसे बंदे को डालो जिसके हाथ में बहुत बड़ी धन रेखा है, बहुत बड़ी धन रेखा है। ये धन रेखा जो है ना, कौन सी इसमें से मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो धन रेखा है, जिसकी सबसे बड़ी धन रेखा है, उसको लेफ्ट में ज्वाइन करो। और जिसके और एक बंदे, दो लोग ऐसे जोड़ो जिनकी बड़ी बड़ी धन रेखा है, एक लेफ्ट में ज्वाइन करो, एक राइट में ज्वाइन करो। अभी उनकी तो धन रेखा बड़ी है, अगर वो एजुटेक में काम करेंगे तो उनको तो पैसा आने ही वाला है, क्योंकि उनकी धन रेखा बहुत बड़ी है। अगर लेफ्ट में एक बंदे को बड़ा पैसा आता है, राइट में एक बंदे को बड़ा पैसा आता है, तो आपको तो आने ही वाला है, ऑटोमेटिकली आने वाला है। तो नेटवर्कर्स की कभी कुंडली खराब नहीं होती। मेरी खराब रहेगी, मेरी मेरी टीम की खराब थोड़ी ना होगी, हर एक की थोड़ी ना खराब होगी। आज अगर मेरी टीम में लगभग 150-200 लोग काम कर रहे हैं तो हर एक की कुंडली थोड़ी ना खराब होगी। किसी ना किसी का तो सुवर्ण काल चलता रहेगा ना, कौन से ना कौन से, तो हफ्ते में, महीने में। तो उस महीने में उससे बिजनेस आ गया, उसने कमा लिया, मैंने भी कमा लिया। तो बात यह है दोस्तों, कुंडली किसी की भी खराब नहीं होती। सपने देखने की आजादी और एक चीज है। अगर मैं जॉब करता और मुझे एक सीमित 50,000 रुपए सैलरी है फॉर एग्जांपल, तो 50,000 में जो सपने पूरे होने वाले हैं, उसी तक ही मुझे सपने देखने का लिमिट है। तो 50,000 में मेरे क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं, उतने तक ही मैं सपना देखूंगा, उसके आगे का सपना नहीं देख सकता मैं। अगर मुझे 50,000 की सैलरी है तो BMW मर्सिडीज का सपना नहीं दे सकता मैं, 1 करोड़ के बंगले का सपना नहीं दे सकता मैं, फॉरेन ट्रिप का बंगला सपना नहीं दे सकता मैं। क्योंकि मेरे पास कोई आजादी नहीं, क्योंकि मेरा इनकम लिमिटेड है, 50,000 ही है। और मुझे पता है कि अगले 10 साल 15 साल भी काम करूंगा ना, तो 50 का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एजुटेक में आता हूं तो यहां मुझे एक पूरा लिमिट है कि मैं अनलिमिटेड इनकम ले सकता हूं, मैं 10 लाख भी ले सकता हूं, आगे चल के रीपर्चेस प्लान से मैं 1 करोड़ भी ले सकता हूं। तो सपने देखने की पूरी आजादी, मुझे पता है कि अगर महीने का 10 लाख रुपया आगे चल के मुझे आ रहा होगा तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैं फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ, BMW ले सकता हूँ, बड़ा बंगला ले सकता हूँ, बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप कर सकता हूँ, सब चीज कर सकता हूँ। कल मैंने जो सपने में बोला कि मेरा 3 करोड़ का बैंक बैलेंस मुझे खड़ा करना है, ये क्यों करना है? क्योंकि मुझे पता है मैं करने वाला हूँ, ये होने वाला है। ठीक है। दूसरों का भविष्य सुधारने का सशक्त माध्यम, और एक फायदा है यहाँ पे, दूसरों का भविष्य हम सुधार सकते हैं। दूसरों का भविष्य, आज मैं तो पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनका कोई एजुकेशन नहीं हुआ है और मुझे उनकी मदद करनी है। क्या मदद कर सकते हैं हम?
वो हर बार फोन करता है, मुझे बोलता है अरे 5,000 रुपये उधार दे, 5,000 रुपये उधार दे। हम एक बार देंगे, दो बार देंगे, तीन बार देंगे, बार बार देंगे, बार बार देंगे, हम नहीं देंगे। तो हम डायरेक्टली उसको बोलेंगे चल मेरे पास एजुटेक है, तो एजुटेक में मेरे साथ काम कर। ये 5,000 रुपये जो तुझे लगते हैं ना, हर बार मुझे फोन करके बोलता है, मैं तुझे दिन का 5,000 रुपये का इनकम का सेटिंग करके देता हूँ। तो आप अपना खुद का तो भविष्य बदल सकते हो, लेकिन आप अपने लोगों का भी सुधार सकते हो। आपके इर्द गिर्द कौन से भी फील्ड के लोग रहने दो, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकम उनको नहीं आ रहा है, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में, उनके करियर में अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पे ला सकते हो, और यहाँ पे आप उनको बहुत अच्छे लेवल पे उनका इनकम सेट करके दे सकते हो। तो कितने भी लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जिनको पैसों का प्रॉब्लम है, उनको आप एजुटेक में जोड़ सकते हो। उनको बस एक ही बीमारी होनी चाहिए, पैसों की। उनके पास पैसा नहीं है, पैसे का अभाव, विटामिन एम की कमी होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द है, विटामिन एम नहीं है, एम यानी कि मनी, विटामिन एम की कमी जिनके पास है, उन सभी लोगों का आप भविष्य एजुटेक के माध्यम से सुधार सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी क्या थी और आज कौन से लेवल पे आ गई है, बहुत अलग लेवल पे चली गई है, बहुत डेवलपमेंट उनके पास बहुत अलग लेवल का हो गया है। ठीक है, तो संतोष जी शिंदे सर मेरे पार्टनर हैं, उनकी पर्सनालिटी मुझे पता है वो क्या थी, आज वो किस लेवल पे गए हैं। सदाशिव चौगुले सर, 10 साल पहले की उनकी पर्सनालिटी क्या थी, आज क्या लेवल पे आ गई है। तो पर्सनालिटी बदल जाती है पूरी तरह। ठीक है, पूरी तरह एक अच्छा एक आप एज एक बिजनेसमैन दिखना शुरू कर देते हो, तो आज एक अच्छी देखने लायक आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। आज चौगुले सर अगर हम देखेंगे तो एक फार्मर थे, उनके प्लॉटिंग के अलग अलग बिजनेस थे, वहां पे उनको ऐसा कुछ ड्रेस कोड या फिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज वो एक अच्छा बिजनेसमैन, एक टॉप लेवल का बिजनेसमैन के हैसियत से वो दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक पर्सनैलिटी डेवलप आ गई। मैंने पहले जब उनको मैं मिला था, तब पर्सनैलिटी सिर्फ दिखने का नहीं है, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, ये जो चीजें थी थोड़ा सा उनके पास वो कमी थी, लेकिन आज वो पूरी तरह एकदम कॉन्फिडेंट लीडर बोल के आज वो खड़े हैं। और इतने कॉन्फिडेंट लीडर खड़े भी नहीं है, आज वो लीड कर रहे हैं लोगों को, अच्छे तरीके से वो लीड कर रहे हैं, वहां पे टीम डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो चेंजेस हुए, ये चेंजेस होने के पीछे कारण था ये नेटवर्क मार्केटिंग। आज उनका वो फायदा, उसका ये फायदा उनको हर भी लाइफ टाइम तक होगा, हर फील्ड में होगा। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। मैं मेरी बात करता हूँ, चलो चौगुले सर को छोड़ो, मैं मेरी बात करता हूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट यानी कौन इंसान? आपको लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट रहूंगा? दो प्रकार के इंसान होते हैं इस दुनिया में, एक तो एक्सट्रोवर्ट और एक तो होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी वो बंदा जिसको बोलने को बहुत अच्छा लगता है, वो कभी शांत बैठता ही नहीं, बार हर बार चपड़ 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 बातें करने को उसको अच्छा लगता है। जहां भी जाएगा शांत नहीं बैठेगा, बातें करेगा, बातें करेगा, बातें करेगा, कि जहां पे भी जाएगा अपने दोस्त को मिलेगा, वो क्या बोलेगा, फ्रेंडशिप बनाएगा, ऐसे करेगा। और एक दूसरा इंसान होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि उसको बातें करने को अच्छा नहीं लगता, उसको शर्म आती है, घबराता है वो। लेकिन मैं ऐसा आदमी था, मैं इंट्रोवर्ट था। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो ये चेंजेस हुए। मैं भी शर्माता था, लोग में घर में कोई मेहमान आ गए तो मैं शर्मा जाता था, मैं ज्यादा बात नहीं करता था, मैं घबराता था, मैं मुझे ज्यादा बातें करने को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज अगर बात बिजनेस की आ जाती है तो मैं शांत नहीं बैठता हूँ, मैं बातें करते ही रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। तो एक डेवलपमेंट आ गई मेरे में, कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, स्टेज डेयरिंग आ गई, मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए, लीडरशिप स्किल्स आ गए, मैनेजमेंट स्किल्स आ गए, प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गए। ये सब चीजें मेरे पास आई इस बिजनेस की वजह से। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आज हर एक लाइफ इस बिजनेस से होती है, जिसका फायदा हमें जिंदगी भर होता है। और लास्ट में महाराजाओं जैसा सम्मान हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हो, आपका जब एक एक लेवल आप क्वालिफाई करना शुरू कर देते हो, आपको सम्मान दिया जाता है। जो सम्मान आपको किसी कंपनी में 20-25 साल की नौकरी करने के बाद भी उस कंपनी का मालिक आपको सम्मान नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी लेवल भी आप क्वालिफाई करो, आपको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। आप स्टार बनो, या फिर आप कोई भी एक लेवल क्वालिफाई करो, बहुत अच्छा मान सम्मान आपको मिलता है। तो ये सम्मान सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में ही मिलता है दोस्तों, बाहर नहीं मिलता है। तो ये हो गया पूरा कंपनी का मतलब एजुटेक क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, इसके ऊपर और भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन आज थोड़ा टाइम हमें ज्यादा हो गया है, इसी के चलते आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो कुछ चीजें समझ में आई होंगी आज के इस पॉइंट के ऊपर, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं, चेन सिस्टम क्यों नहीं बोलना है। इसके ऊपर आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। इस दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क खड़े कर रहे हैं,
हमें भी नेटवर्क खड़ा करने का एक मौका आज हमें एजुटेक के माध्यम से मिल रहा है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट के माध्यम से मिल रहा है। तो इसी के चलते हमें इस पूरे इंडस्ट्री में फोकस करना है। अंतिम में मैं किसी कुछ लोगों को, 2 से 3 लोगों को बात करने का रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कैसा ये सेशन लगा, और आपको क्या समझने को, क्या सीखने को मिला आज के सेशन में। तो जिस किसी को बात करना है, आप हैंड रेस करके अपना अनम्यूट कर सकते हो और बात कर सकते हो, प्लीज। यस, थैंक यू सोलापुरे सर, थैंक यू। बात कर सकते हो। किसी को अगर लगता है कि मुझे बात करनी है, आज क्या सीखने को मिला, कौन बोल सकता है? सोलापुरे सर, आप बात कर सकते हो। क्या सीखने को मिला आज? बाकी लोग, कोई बात करेगा? सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। यस, थैंक यू रियाज पठान सर, अल्टीमेट सेशन। यस, थैंक यू नंदिनी मैडम। यस, अमोल सर, हमारे अमोल सर बहुत टीचर हैं और सासवड़ में रहते हैं। आज जुड़े हैं हमारे साथ, और बहुत बड़े लेवल का काम उनको करना है। तो अमोल सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। यस, शरद गुप्ता जी। अमोल सर, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टॉक। या फिर गुप्ता जी, शरद गुप्ता जी, बात कर सकते हैं। यस, थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू बिरवटकर सर। तो कल जो हम बात करेंगे, कल जो हम सेशन लेंगे वो अभी एजुटेक के बारे में लेंगे। एजुटेक का प्रोफाइल 10 मिनट में सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लिस्ट और इनविटेशन के ऊपर कुछ टेक्निक में आपको बताऊंगा। मेरा प्रयास है कुछ और नया, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने का। तो कल आपको और अलग लेवल पे कुछ सीखने को मिल सकता है। बस आप कल का सेशन भी पूरी तरह उसी तरीके से अटेंड करिएगा। तो अभी यहाँ पे बात रुकती नहीं है। हमें ट्रेनिंग अटेंड करने से पैसा नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग जो सिखाया गया है उसे इम्प्लीमेंटेशन करने से पैसा मिलेगा। बिकॉज रियल नॉलेज इज नॉट अबाउट अटेंडिंग ट्रेनिंग, रियल नॉलेज इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। आप जो सीखे हो उसे जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे मार्केट में, तब तक उसका फायदा नहीं होगा। सिर्फ अटेंड करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अभी आपने क्या करना है, ये आपने यहाँ पे सीखा है। गणेश शिंदे सर, थैंक यू। अच्छा लगा कि आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, थैंक यू गणेश शिंदे सर। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है ये आपने सीख लिया, अभी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यस, थैंक यू चौगले सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट परमेश्वर मठपति सर, थैंक यू। यस, तो मिलेंगे कल। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, पैसिव इनकम हमें चाहिए। यस मठपति सर, पैसिव इनकम हमें चाहिए, और इस पैसिव इनकम को बिल्डअप करने के लिए हम एजुटेक का काम कर रहे हैं, पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए। एक ऐसी पाइपलाइन जो हमें जिंदगी भर पैसा देती रहेगी। थोड़ा सोचो, हम काम कर रहे हैं और आपके नीचे नेटवर्क से आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 बच्चों का नेटवर्क जब आप खड़ा करोगे, वो हर साल वो जब रीपरचेस करेंगे, तो रीपरचेस का अमाउंट ही आपका 40 से 50 लाख रुपए रहेगा हर साल, जिसमें आपको आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आते रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। हमें वो बिल्डअप करना है, हमें बच्चों का एक नेटवर्क खड़ा करना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमें एजुटेक का ये प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। और इसी के चलते हम ये मिल मिल रहे हैं, और इसी के चलते हम ये डेली बेसिस पे ये सेटअप कैसे बिल्डअप करना है, कैसे बिल्डअप करना है, ये सीख रहे हैं। तो कल हम सीखेंगे एजुटेक कंपनी के बारे में, बिजनेस लिस्ट बिल्डअप के बारे में। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं लिस्ट बिल्डअप करने में, बहुत सारी गलतियां करते हैं लिस्ट बिल्डिंग के समय, और साथ ही में इनविटेशन के समय। तो ये कल हम सीखेंगे कि कैसे लिस्ट बिल्डअप करनी है। नॉन एंडिंग, खत्म न होने वाली लिस्ट हम कल बिल्डअप करेंगे। और दूसरा, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, क्या बातें करनी है, क्या गलतियां हम अपॉइंटमेंट लेते समय, लोगों को अपॉइंटमेंट लेते समय क्या क्या गलतियां हम करते हैं, ये कल हम सीखेंगे। तो मिलेंगे कल फिर से एक बार 9:30 बजे कल। ओके, ट्राई करेंगे 9:15 बजे मिलने का, क्योंकि जल्दी मिलेंगे तो जल्दी ज्यादा जल्दी खत्म कर सकते हैं।
तो 9:15 मिलने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि 9:15 कल हम फिर से कल का ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। चलो बाय।